11 आशी गुप्ता। आखिर चीज क्या हो तुम। इधर दूसरी तरफ जंगल में राका अपने आदमियों के साथ वहीं पहुंचता है जहां क्रिश घायल होकर छुपा था। चिप ढूंढने के लिए राका अपने लोगों को चारों तरफ फैला देता है। अभी वो लोग चिप ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्हें एहसास होता है कि उस इलाके में कोई और भी मौजूद है। सब तुरंत बिना आवाज किए पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं उस इलाके के आसपास बहुत सारे पुलिस और खोजी कुत्ते घूम रहे हैं और कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को पूरी उम्मीद कि क्रिश काफी घायल है, तो पूरा चांस है कि वह उन्हें मिल जाए या उसके खिलाफ कोई सबूत ही हाथ लग जाए। कल रात हो जाने के कारण पुलिस रात को वहां नहीं आ पाई थी, लेकिन सुबह होते ही पुलिस ने वहां अपनी नाकाबंदी लगाकर खोजबीन शुरू कर दी थी। पुलिस वालों की नजर उस जगह पर पड़ती है जहां आशी क्रिश के साथ रात को रुकी थी। वहां बहुत सारा खून पड़ा हुआ था, बुझी हुई आग की राख और आशी का लाया हुआ पानी का गैलन भी वहीं पड़ा था। आशी की बनाई खिचड़ी जो उसने क्रिश को दी थी, वो सब देखकर पुलिस को समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगी कि क्रिश रात को यहीं था और किसी ने उसकी मदद की थी। तभी पुलिस वालों की नजर वहां पड़े एक आईडी कार्ड पर जाती है जो आशी का था, जो शायद कल रात को गलती से वहां गिर गया था। आईडी कार्ड देखकर पुलिस वाले आपस में कुछ बात करते हैं और सीनियर पुलिस जूनियर को आशी के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं। पुलिस को वहां देखकर राका और गैंग के बाकी लोग छुपकर पुलिस वालों की बातें सुन रहे थे। राका जल्दी से क्रिश को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन देता है। राका क्रिश को बताता है, किंग हमारे आने से पहले पुलिस वाले यहाँ अपनी टीम के साथ आ चुके हैं, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि उन्हें वह चीप मिली है, लेकिन इसके आगे राका चुप हो जाता है। क्रिश परेशान होते हुए कहता है, लेकिन क्या, आगे बोलो। लेकिन उनके हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगा है। जिस लड़की ने आपकी मदद की थी, उस लड़की के कॉलेज का आईडी कार्ड पुलिस वालों के हाथ लग गया है। और अब पुलिस वाले उस लड़की को परेशान करेंगे और उससे आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करेंगे। अगर उस लड़की ने आपके खिलाफ मुंह खोल दिया तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। हो सकता है उसने आपका चेहरा देखा है, अगर आप ऑर्डर दे तो उस लड़की को खत्म कर दिया जाए। राका की बात सुनकर क्रिश गुस्सा होते हुए कहता है, खबरदार राका, जो ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की। जब तक मैं उस लड़की की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल लेता और जब तक मैं यह नहीं जान लेता कि वह मेरे बारे में कितना जानती है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे एक खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके साथ क्या करना है वह मैं डिसाइड करूंगा, तुम बस उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे आधे घंटे के अंदर दो, और याद रहे उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। क्रिश की बात सुनकर राका यस बॉस कहकर कॉल कट कर देता है। इधर दूसरी तरफ रॉकी ने एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग तैयार कर लिया था जिसका नाम उसने मूनलाइट रखा था। सभी स्पॉन्सर्स को वह गाना बहुत अच्छा लगा। रॉकी ने बाकी पेपर और फॉर्मेलिटी भी पूरी कर दी क्योंकि कल उसका कॉन्सर्ट है। शाम को रॉकी ने अपने विला पहुंचकर घर में काम करने वालों से अपने भाइयों क्रिश और निक के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि क्रिश अपने कुछ जरूरी काम में बिजी है और निक अपने कमरे में हमेशा की तरह आराम कर रहा है। ये सुनकर रॉकी निक के कमरे की तरफ जाता है। इस वक्त इस रात के लगभग 8 बजे बज रहे थे। निक अपने कमरे में सोया हुआ था। रॉकी उसके सर पर हाथ फेरकर उसे प्यार से देखता है। ये है निखिल उर्फ निक, रॉकी और क्रिश का छोटा भाई जिसकी उम्र 15 साल है। उसके दोनों भाई उस पर जान छिड़कते हैं। उसके शरीर का बाहिना हिस्सा काम नहीं करता, इस कारण उसे बोलने में भी तकलीफ होती है। निक अपना चेहरा भी ठीक से सीधा नहीं कर पाता। 13 साल पहले हुए एक्सीडेंट के वक्त वह सिर्फ 2 साल का था और तब से ही उसका ये हाल हो गया। क्रिश और रॉकी चाहे जितने भी बिजी हो, सोने से पहले एक बार जरूर निक को देखने आते हैं। खैर, तसल्ली कर लेने के बाद कि निक आराम से सोया है, रॉकी चुपचाप उसके माथे पर किस करके वहां से चला जाता है। रॉकी अपने कमरे में आकर फ्रेश होता है और अपना नाइट ड्रेस पहनकर बिस्तर पर लेट जाता है। वह जैसे ही थोड़ा रिलैक्स होता है, उसकी आंखों के सामने आशी का चेहरा आने लगता है। उसकी अदाएं, नादानियां, उसका अपनी ही मस्ती में खुश रहना, उसका खूबसूरत चेहरा और गालों पर पड़ने वाले डिंपल। दरअसल आशी ने प्रोफेसर से जो बातें कही थी वह रॉकी को सुनाई तो नहीं दी थी, लेकिन दूर से देखकर वह समझ चुका था कि आशी ड्रामा कर रही है। उसे उसकी पूरी वजह तो नहीं पता थी, बस इतना समझ चुका था कि यह लड़की बहुत चुलबुली और ड्रामेबाज है। आशी को याद करके रॉकी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके ख्यालों में खोया गहरी नींद में चला जाता है। वही इसके उलट दूसरी तरह किसी की नींद उड़ी हुई थी। वो है क्रिश, जिसके सामने इस वक्त राका कुर्सी पर बैठा था। क्रिश एक बड़े से सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह बैठा था और राका के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। क्रिश का इशारा पाते ही राका अपने हाथ में रखी फाइल क्रिश के आगे करते हुए कहना शुरू करता है, किंग, उस लड़की का नाम आशी है। आशी गुप्ता, उम्र 18 साल, एक अनाथ आश्रम में 5 साल की उम्र से पली बड़ी है। उसके माँ बाप किसी एक्सीडेंट में मारे गए थे, लेकिन उनकी कोई इन्फॉर्मेशन हम नहीं निकाल पाए। इंडिया में बिहार की राजधानी पटना के एक छोटे से गांव से वह है। लगभग 2 हफ्ते पहले ही कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ने आई है। उसका सपना एक इंडियन कल्चरल फैशन डिजाइनर बनना है और इंडिया के कल्चर को न्यू स्टाइल से लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। आशी नाम को मन में दोहराते हुए क्रिश को अपने दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अचानक उसे किसी की याद आने लगती है, लेकिन अगले ही पल वह अपने ख्यालों से निकलकर राका के चेहरे की तरफ देखता है और आगे की बात सुनने लगता है। एक नंबर की शरारती और ड्रामेबाज है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती। दूसरों की मदद करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने से भी पीछे नहीं हटती। आज से लगभग 3 साल पहले अपनी एक फ्रेंड को एक आवारा आशिक से बचाने के चक्कर में खुद मुसीबत में फंस गई थी। उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड पर एसिड अटैक करना चाहा था, लेकिन आशी ने हिम्मत दिखाई और उसे बचा लिया।
भाई बहन या परिवार के नाम पर सिर्फ अनाथ आश्रम के बच्चे ही है। और आश्रम चलाने वाले 55 साल के बूढ़े इंसान जिनका नाम नवीन अवस्थी है, उनका बेटा समर भी यही कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। आशी फिलहाल समर के साथ ही रह रही है। क्रिश बड़े ध्यान से राका की बातें सुन रहा था। ना जाने क्यों समर का नाम सुनकर उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया, लेकिन इसका कारण तो वह खुद नहीं जानता था। राका की बात पूरी होने के बाद क्रिश राका से पूछता है, तुम्हें उसके फैमिली बैकग्राउंड में कुछ भी शक करने जैसा लगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वह लड़की हमारे दुश्मनों से मिली हो या फिर हमारी जासूसी करना चाहती हो? जवाब में राका कहता है, नहीं किंग, मुझे उस लड़की में शक करने जैसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि वह लड़की अभी अभी इंडिया से आई है, सिर्फ 18 साल की है, और सबसे बड़ी बात, उसने जब आपकी जान बचाई उस वक्त वहां कोई नहीं था। अगर वह चाहती तो आपकी जान ले सकती थी या आपको दुश्मनों के हाथों पकड़वा सकती थी। आप पूरी तरह से बेहोश थे, आपको कुछ पता भी नहीं चलता। उसके पास तो मेडिकल की पूरी सहूलियत भी नहीं थी। कम से कम वो आपको अपने झांसे में लेने के लिए आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट तो अच्छे से करती। क्रिश पूरी बात गौर से सुन रहा था। राका आगे कहता है, उस रात वह अपने कॉलेज कैंप के लिए उस इलाके में गई थी और अब आपकी मदद करने के चक्कर में अब वह मुसीबत में फंसने वाली है, क्योंकि उसका आई कार्ड पुलिस के हाथों लग चुका है। मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द पुलिस उसे पकड़ लेगी। डर सिर्फ इस बात का है कि अगर उसने आपका चेहरा देखा है तो आशी इनोसेंट होकर भी हमारे लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। मेरी माने तो उस लड़की को खत्म कर दिया जाना चाहिए। ना जाने क्यों राका की बात सुनकर क्रिश को गुस्सा आने लगता है। वह अपने हाथों की मुठ्ठियां कसते हुए जोर से चिल्ला कर कहता है, शट अप राका, तुम्हें यहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है, सलाह देने के लिए नहीं। उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। राका अपना सर झुका लेता है। क्रिश अपने गुस्से को काबू में करके फिर कहता है, तुम सिर्फ उस चिप का पता लगाओ जो हमारे लिए जरूरी है। वह लड़की मेरे बारे में कितना जानती है ये पता मैं खुद लगा लूंगा। राका क्रिश के अचानक बदले हुए रवैया को देखकर काफी हैरान था, क्योंकि आमतौर पर इस तरह से बात नहीं करता था, खासतौर से अकेले में। लेकिन फिलहाल राका इस बारे में कुछ भी नहीं कहता और क्रिश को बताता है, मैंने पूरे जंगल में तहकीकात कर ली है, पुलिस वालों के पास अपने खबरी भेजकर भी पता कर लिया है, उनके पास कोई चिप नहीं है। एंड आई थिंक वह चिप उस लड़की के पास है, क्योंकि तुम्हारे बेहोश होने से पहले चिप तुम्हारे पास थी और तुम्हारे आसपास सिर्फ वह लड़की। हो सकता है उस लड़की ने चिप चुरा ली हो या गलती से उसके पास चली गई हो। अगर तुम कहो तो उस लड़की को अभी किडनैप कर लिया जाए और पता लगाया जाए कि वह चिप कहाँ है। राका की बात सुनकर क्रिश कुछ पल अपने आप में कुछ सोचता है, फिर राका की तरफ देखते हुए पूछता है, इस वक्त वह लड़की कहाँ है? जवाब में राका बताता है, इस वक्त वह लोग बीच साइड पर हैं, लेकिन सुबह होते ही वह लोग वापस अपने घर के लिए चले जाएंगे। कल उनके कॉलेज का ऑफ है। पूरी बात सुनकर क्रिश उसे वहां से जाने की इजाजत देता है। राका वह फाइल क्रिश के पास रखकर वहां से चला जाता है। क्रिश उस फाइल को लेकर अपने कमरे में आता है और फाइल को साइड में रखकर आशी के दुपट्टे को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, आशी गुप्ता, आखिर चीज क्या हो तुम? तैयार हो जाओ फायरफ्लाई एक नई जिंदगी में कदम रखने के लिए। कहते हुए उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। क्रिश अपने एक हाथ में आशी के दुपट्टे को लेकर दूसरे हाथ से फाइल को पढ़ते हुए बेड के बेड हेड पर अपना सर टिका देता है और अपने ख्यालों में गुम हो जाता है। बाबी। ना जाने कब उसकी आंख लग जाती है, उसे पता ही नहीं चलता और वह एक बार फिर गहरी नींद में चला जाता है। चैप्टर 12, आशी और रॉकी की प्रेम कहानी। अगली सुबह प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स को सोने से पहले ही यह बता दिया था कि कल सुबह सब वापस अपने अपने घर के लिए निकलने वाले हैं, इसलिए सभी पैकिंग करके रेडी रहें। आशी और बाकी सभी स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद पैकिंग करने लगते हैं। अचानक आशी की नज़र अपने बैग में पड़े एक चिप पर पड़ती है। आशी उस चिप को देखते हुए खुद से कहती है, ये प्लास्टिक का टुकड़ा मेरा तो नहीं है। फिर वो कैथी से पूछती है, कैथी क्या ये तुम्हारा है? कैथी उसे देखते हुए कहती है, नहीं यह मेरा नहीं है, शायद किसी और बच्चे का होगा। कैथी उस चिप को आशी के हाथ से लेकर देखती है और फिर उसे यूजलेस कहकर फेंक देती है। हमारी भोली भाली देसी इंडियन आशी उस टुकड़े को उठाकर अपने पास रखते हुए कहती है, लाइफ में कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं होती, इसकी भी कहीं ना कहीं सही जगह होगी। इतना कहकर आशी उस चीज़ को रख लेती है। थोड़ी ही देर में सभी लोग बैग पैक करके बस में बैठकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कैंप के कारण सभी बच्चे काफ़ी थके हुए थे, इसलिए उन्हें आज कॉलेज से ऑफ मिला था। आशी भी अपने घर आकर फ्रेश होती है और रेस्ट करने लगती है। वह जैसे ही बिस्तर पर गिरती है उसे नींद आ जाती है। दोपहर लगभग 2 बजे उसका फोन रिंग करता है। आशी कॉल रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से समर उसे बताता है, आशी मेरा दोस्त डेनिस, जिसके घर में हम लोग रह रहे हैं, वह आने वाला है। मैं अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में 2 दिन तक घर नहीं आ पाऊंगा, प्लीज तू उसका कमरा क्लीन कर देना। मैंने उसे तेरे बारे में बता दिया है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समर की बात सुनकर आशी ठीक है कहकर कॉल कट कर देती है और अपने आप से कहती है, चल बेटा आशी लग जा काम पर, यहाँ भी झाड़ू पोछा तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। लगता है तू अपनी किस्मत झाड़ू से लिखवा कर आई है। आशी उस थकान वाली हालत में नींद से उठकर अपने बगल वाले कमरे में जाकर सफाई करने लगती है। सफाई करते वक्त आशी ध्यान देती है उस कमरे का एक टेबल हिल रहा है, शायद उसके पैर बराबर नहीं है। ये देखकर आशी टेबल के नीचे कुछ लगाने के लिए ढूंढने लगती है, तभी उसे याद आता है कि उसके बैग में कुछ ऐसा है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठेगा। वह जल्दी से अपने कमरे में जाकर बैंक से उस चीज को निकालती है। ये चीज कुछ और नहीं बल्कि वह चिप है, जिसे क्रिश पागलों की तरह ढूंढ रहा है, लेकिन इस बात से अनजान आशी उस चिप को लेकर टेबल के नीचे लगा देती है और टेबल अच्छे से बैलेंस हो जाता है।
आशी खुश होते हुए कहती है, इसे कहते हैं देसी जुगाड़, मैंने कहा था ना, लाइफ में कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं होती। लगभग आधे घंटे में आशी ने सारी सफाई कर दी थी, तभी उसके फ़ोन पर कैथी का कॉल आता है। कैथी आशी को बताती है, हेलो आशी, सुन तेरे लिए एक सरप्राइज है। दरअसल आज एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी रॉकी डेविडसन का म्यूजिक कॉन्सर्ट है और हमारे पास उस कॉन्सर्ट की 3 टिकट है। मैं और जॉश जा रहे हैं, क्या तू हमारे साथ आएगी? कैथी की बात सुनकर आशी उसे साफ मना करते हुए कहती है, यार कैथी, मुझे इंग्लिश गानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वह मुझे समझ ही नहीं आते। जवाब में कैथी हंसते हुए कहती है, अरे आशी, उनमें समझने वाली क्या बात है, म्यूजिक है, जस्ट उसे फिल करना है, तू चल ना हमारे साथ, हमें अच्छा लगेगा। छोटी सी तो लाइफ है, उसे एंजॉय कर, ना जाने फिर तुझे यह मौका मिले या ना मिले। कैथी की बात सुनकर आशी भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। कैथी खुश होकर कहती है, हम लोग आधे घंटे में आ रहे हैं, तू रेडी रहना। आशी घड़ी में टाइम देखती है, इस वक्त शाम के 5 बजे बज रहे हैं। ठीक है, तुम लोग आओ, मैं तैयार होती हूँ। कहकर आशी जल्दी से झाड़ू पोछा रखकर उस कमरे से निकल जाती है और अपने ड्रेस के पिटारे में से एक लाइट ग्रीन अनारकली सूट निकालती है और जल्दी से उसे पहनकर कानों में झुमका, हाथों में चूड़ियां, आंखों में काजल और लाइनर, होठों पर लाइट लिप बाम और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाकर रेडी हो जाती है। फिर वो अपने बालों को फ्रेंच चोटी बांधकर बिल्कुल टिपिकल इंडियन ब्यूटी लग रही थी। आशी इस बात पर ध्यान ही नहीं देती कि वह इस वक्त कितनी क्यूट और प्यारी लग रही है। थोड़ी ही देर में जॉश और कैथी आ जाते हैं। आशी घर से निकलकर जब उन लोगों को ज्वाइन करती है तो वह लोग ऊपर से नीचे तक उसे देखते ही रह जाते हैं। जॉश का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह आशी से कहता है, वाओ आशी, यू लुक सो ब्यूटीफुल। आशी मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहती है। कैथी थोड़ा झींचते हुए कहती है, वैसे ये ड्रेस में तू बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हम लोग लाइव कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। अगर तू कोई जीन्स या टॉप पहनती तो ज्यादा अच्छा लगता, बट ये ड्रेस भी अच्छी है। कैथी की बात सुनकर आशी मुस्कुराते हुए कहती है, देश चाहे कैसा भी हो, मेरा भेष वही रहेगा, क्योंकि देश बदलने से संस्कार नहीं बदलते। मुझे छोटे छोटे वेस्टर्न आउटफिट अच्छे नहीं लगते, मैं अपनी इंडियन ड्रेस में ही बहुत खुश हूं। अब चलो जल्दी चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। कैथी और जॉश मुस्कुराकर आशी के साथ निकल जाते हैं। कॉन्सर्ट में पहुंचते हुए उन्हें शाम के 7 बजे बज गए थे। यहाँ रॉकी अपने बाकी गानों पर डांस करते हुए गाने गा रहा था। वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग रॉकी के लिए चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे। रॉकी सचमुच बहुत अच्छा गाना गाता था, लेकिन हमारी देसी आशी, सब गाने उसके सर के ऊपर से निकल रहे थे। आसपास खड़े सभी लोग गानों को एंजॉय कर रहे थे और आशी बोर हो रही थी। आशी अपने आप से कहती है, ये भी कोई गाना है, सिर्फ लाउड म्यूजिक बज रहा है, कोई फीलिंग ही नहीं है। इससे अच्छे तो अरिजीत सिंह के गाने होते हैं, हाय सीधा दिल पर वार करते हैं। ये सिंगर तो मुझे कुंभ के मेले में बिछड़ा टोनी कक्कड़ का सगा भाई लग रहा है। इससे अच्छा तो लॉलीपॉप गाना है, कम से कम उस पर कमर हिलाकर डांस तो कर सकते हैं, कमरिया करेला पाल्प। कहते हुए आशी कमर हिलाने लगती है। कैथी और जॉश भी अपने आप में बिजी उस गाने को एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद आशी बोर होकर अपने कानों में हेडफोन लगाकर अरिजीत सिंह के गाने लगाकर सुनने लगती है और गाने को फील करके उस पर झूमने लगती है। तभी रॉकी अनाउंस करता है और बताता है, अगला गाना मैंने किसी खास पर्सन को देखकर लिखा है। वह कौन है, कहाँ है, कैसी है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरी इंस्पिरेशन है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। नेक्स्ट सॉन्ग मूनलाइट। कहकर रॉकी गाना गाने लगता है। ये गाना भी इंग्लिश में था, लेकिन सभी लोगों को गाना बहुत अच्छा लग रहा था, सभी उसे फील कर रहे थे और आशी इस बात से अनजान अपने ही गाने में मस्त थी। तभी स्टेज की फ्लैशलाइट सभी लोगों पर फोकस करते करते अचानक आशी पर आकर रुक जाता है। हालांकि ये एक कोइंसिडेंस था, लेकिन रॉकी की नज़र आशी पर ही रह जाती है। वह आशी को ऊपर से नीचे तक एकटक निहारते रह जाता है, क्योंकि आशी इस वक्त बिल्कुल एक इंडियन ब्यूटी की तरह बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही है। आशी को इस बात का ध्यान ही नहीं था, वह अपनी आंखें बंद करके गाने को एंजॉय कर रही थी। तभी रॉकी गाना गाते हुए आशी की तरफ इशारा करके उसे स्टेज पर आने के लिए इनवाइट करता है, जिसे देखकर सभी फैंस खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मौके बहुत कम ही मिलते हैं। एक सच्चे प्रशंसक के लिए यह मौका किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था। रॉकी के कॉन्सर्ट में यह आम बात थी, क्योंकि रॉकी अक्सर अपने फैंस को स्टेज पर आने का मौका देता था। कैथी जब ये देखती है रॉकी गाना गाते हुए आशी को अपने साथ स्टेज पर बुला रहा है और आशी आंखें बंद करके अपनी ही धुन में लगी हुई है, उसे उस पर गुस्सा आता है। कैथी आशी के पेट में एक मुक्का मारती है, जिससे आशी अपने होश में आती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या है, शांति से एक गाना भी नहीं सुनने दे रही। कैथी मुंह बनाते हुए आशी से कहती है, बेवकूफ गधी, इतना बड़ा रॉकस्टार तुझे अपने साथ स्टेज पर बुला रहा है और तू शांति से गाना सुन रही है। जा जल्दी स्टेज पर, तुझे पता है ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, जिसका सपना हर फैन देखता है। कैथी की बात सुनकर आशी मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना, मुझे तो उसका गाना भी समझ नहीं आ रहा, तू चली जा। कैथी अपना माथा पीट लेती है और आशी को एक चपत लगाते हुए कहती है, अरे बेवकूफ, वो तुझे कौन सा अपने साथ गाना गाने बुला रहा है, बस जाकर उसे ज्वाइन कर और फोटो खिंचवा, अब जा भी जल्दी। कहते हुए कैथी आशी को धक्का मारते हुए आगे की तरफ भेजती है। ना चाहते हुए भी आशी धीरे धीरे स्टेज की तरफ जाने लगती है और कान्हा जी का नाम लेते हुए कहती है, कान्हा जी आज तो मैं बुरी फंसी, कहीं यह मुझसे कुछ गाने के बारे में पूछ न ले। रॉकी मुस्कुराते हुए आशी के आने का इंतजार कर रहा था, इस बीच उसने एक पल के लिए भी गाना गाना नहीं छोड़ा था। आशी जैसे ही स्टेज के पास पहुंचती है, रॉकी उसका हाथ पकड़कर अपने साथ स्टेज पर आने में उसकी मदद करता है।
थोड़ी ही देर में रॉकी गाना खत्म करता है और आशी की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहता है, सो मिस ब्यूटीफुल, क्या नाम है तुम्हारा? आशी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाय आई एम आशी, आशी गुप्ता। ओह आशी, बहुत खूबसूरत नाम है तुम्हारा, वैसे क्या मैं तुम्हारे नाम का मतलब जान सकता हूँ? आशी मुस्कुराकर अपने नाम का मतलब बताते हुए कहती है, मेरे नाम का मतलब है हैप्पीनेस। ऐसी इंसान जो दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाती है। आशी के नाम का मतलब जानकर रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे नाम का मतलब भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत है। बाय द वे, तुम दिखने में इंडियन लग रही हो, क्या तुम इंडिया से हो? आशी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं इंडिया से हूँ और यहाँ पढ़ाई के लिए आई हूँ। ओह दैट्स ग्रेट, क्या तुम मेरे साथ सॉन्ग में ज्वाइन करोगी? तुम्हें मेरा कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? ये बात सुनकर आशी के हाथ पर फूलने लगते हैं। वह अपने दोनों हाथ आपस में मिलाते हुए अपने आप से कहती है, हे कान्हा जी, मैं तो बुरी फंस गई, मुझे तो इसका कोई भी गाना नहीं पता, बल्कि इसने अभी कौन सा गाना गाया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं हेडफोन लगाकर अरिजीत सिंह के गाने सुन रही थी। खुशकिस्मती से इस वक्त आशी के मुंह से माइक दूर था और आशी ने यह बातें हिंदी में कही थी। ये जाने बगैर कि रॉकी को भी हिंदी आती है, रॉकी उसकी बात सुनकर हंसते हुए हिंदी में कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें मेरा गाना पसंद या समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं। रॉकी की हिंदी सुनकर आशी आंखें फाड़े उसे देखते हुए कहती है, आपको हिंदी आती है? लेकिन कैसे? आप तो अंग्रेज हो, मेरा मतलब अमेरिकन हो। रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, बस यूं ही थोड़ी थोड़ी आती है। वैसे तुम्हें किस तरह के गाने पसंद है? तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम गाने को बहुत एंजॉय कर रही थी, तुम किस सिंगर का गाना सुन रही थी? आशी थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मुझे इंग्लिश गाना समझ नहीं आता और मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे आपने बहुत अच्छा गाना गाया, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, लेकिन हर किसी की चॉइस अलग होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वैसे मैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल का हिंदी गाना सुन रही थी। रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम मुझे वह गाना सुनाओगी? क्या तुम मेरे साथ वह गाना गाओगी? आशी यह बात सुनकर काफी हैरान थी, वह मुस्कुराते हुए पूछती है, आप सचमुच वो गाना गाएंगे? हाँ गाऊंगा, अगर तुम साथ दो तो, बोलो साथ दोगी मेरा? रॉकी आशी की आंखों में आंखें डाल के बड़े स्टाइल से पूछता है, जिस पर आशी मुस्कुरा कर कहती है, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है, मैं आपका साथ जरूर दूंगी। आशी की बात सुनकर रॉकी अनाउंस करते हुए कहता है, मेरे दोस्तों, आप लोगों ने आज तक मुझसे इंग्लिश गाना सुना है। आज मैं अपनी इस इंडियन फ्रेंड की रिक्वेस्ट पर एक हिंदी गाना गाऊंगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और इसमें मेरी नई दोस्त मेरा साथ देगी। 13 कुछ तो है तुझसे राबता। गाऊंगा, अगर तुम साथ दो तो, बोलो साथ दोगी मेरा? इतना कहकर रॉकी ने आशी की तरफ मुस्कुराते हुए अपना हाथ बाया। आशी मुस्कुराकर कहती है, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है, मैं आपका साथ जरूर दूंगी। आशी की बात सुनकर रॉकी अनाउंस करते हुए कहता है, मेरे दोस्तों, आप लोगों ने आज तक मुझसे इंग्लिश गाना सुना है, लेकिन आज मैं अपनी फ्रेंड के रिक्वेस्ट पर एक हिंदी गाना गाऊंगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और इसमें मेरी नई दोस्त मेरा साथ देगी। इतना कहकर रॉकी आशी की तरफ देखता है। आशी एक हल्की सी स्माइल के साथ रॉकी को रिस्पॉन्ड करती है। आशी और रॉकी दोनों मिलकर गाना शुरू करते हैं। गाने के बोल कुछ इस तरह से थे। गाने की पहली लाइन आशी गाती है, कहते हैं, खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। अगली लाइन रॉकी आशी को देखते हुए गाने लगता है। सभी फैंस इस गाने को एंजॉय करने लगते हैं। गाने के अगली लाइन आशी हिंदी में गाती है और रॉकी इंग्लिश में इस गाने को गाता है ताकि उसके फैन इस गाने को समझ सके। ना जाने क्यों रॉकी इस गाने को फील करने लगता है। उसकी नज़र आशी से हट ही नहीं रही थी और वहीं दूसरी तरफ आशी आंखें बंद करके इस गाने को फील करते हुए गा रही थी। उसे आसपास की कोई सुध ही नहीं थी। रॉकी गाने को इंग्लिश में गाते हुए आशी को निहार रहा था, जैसे मानो वह अपने दिल की कोई बात कह रहा हो। आशी भी रॉकी का साथ बखूबी दे रही थी। दोनों के साथ गाने से कमाल का समा बंध गया था। सभी फैंस को देखकर लग रहा था वह इस गाने को सचमुच एंजॉय कर रहे हैं और इस गाने को फील कर रहे हैं। वहां बिल्कुल शांति छा चुकी थी। सभी आंखें बंद करके उस गाने के लय पर झूम रहे थे। रॉकी गाना गाते हुए आशी का हाथ पकड़ता है और उसे उस गाने की धुन पर गोल गोल घुमाते हुए थोड़ा सा सालसा डांस परफॉर्म करता है। आशी भी मुस्कुराते हुए उस गाने की धुन पर गोल गोल घूमने लगती है। इस समय आशी और रॉकी काफी करीब थे। आशी के पास से आ रही है खुशबू रॉकी को दीवाना बना रही थी। गाना खत्म होते होते रॉकी अपने आप से कहता है, आई फील इट इनसाइड, डोंट नो व्हाई आई फील इट इनसाइड। गाना खत्म होने के बाद रॉकी आशी से कहता है, तुम सचमुच बहुत अच्छा गाना गाती हो। रॉकी की बात सुनकर आशी मुस्कुराते हुए कहती है, आप भी सचमुच बहुत अच्छा गाना गाते हैं। आई एम सॉरी, मैंने आज आपका गाना नहीं सुना, बट आई प्रॉमिस मैं आपके गाने को आज के बाद जरूर सुनूंगी। इस बात पर रॉकी मुस्कुराते हुए पूछता है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने मेरा गाना सुना या नहीं? रॉकी की बात सुनकर आशी अपने चिन पर उंगली रखते हुए सोचते हुए कहती है, ये तो बात आप सही कह रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने आपका गाना सुना है या नहीं? रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बताता हूँ। रॉकी आशी का हाथ पकड़कर उस पर अपना मोबाइल नंबर लिख देता है और वहां एक प्यारा सा ऑटोग्राफ देते हुए कहता है, इस नंबर पर कॉल करके मुझे बताना तुम्हें मेरा गाना कैसा लगा। आशी इस चीज से काफी हैरान थी, लेकिन वह इस बात को ज्यादा माइंड नहीं करती। उसे लगा कि शायद सेलिब्रिटी का यही तरीका होता है अपने फैंस और पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का। आशी मुस्कुराते हुए वहां पर से जाने लगती है। तभी रॉकी उसे पीछे से रोकते हुए कहता है, मूनलाइट, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। आशी पलटकर उसके चेहरे की तरफ देखती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी अलग थे।
शायद उसकी आंखें कुछ कह रही थी लेकिन आशी को कुछ समझ नहीं आता। आशी बिना कुछ कहे एक फीकी स्माइल देकर वहां से चली जाती है। रॉकी उसे तब तक निहारता रहता है जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं होती। आशी वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है। उसके दोस्त उसे घेरकर उस पर सवालों की झड़ी लगा देता है कि रॉकी ने क्या कहा, उसने क्या जवाब दिया, उसे रॉक स्टार रॉकी से मिलकर कैसा लगा। आशी मुस्कुराते हुए कहती है, वह इतना बुरा भी नहीं है। तुम्हें पता है उसे हिंदी आती है। कैथी मुस्कुराते हुए बताती है, ये बात लगभग हर अमेरिकन को पता है, तुझे आज पहली बार पता चली। अच्छा अब चल घर चलते हैं। इतना कहकर कैथी आशी को लेकर हॉल में बाहर निकल जाती है। इस वक्त रात के लगभग 1 बजे बज चुके थे। रॉकी का कॉन्सर्ट खत्म होते ही कैथी और जॉश आशी के साथ आशी के घर तक उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। आशी जैसे ही अपने फ्लैट में आती है वह देखती है फ्लैट का दरवाजा खुला है। आशी को लगता है समर का दोस्त डेनिश आ चुका है, इसलिए वह बेफिक्र होकर फ्लैट के अंदर जाती है और अपने कमरे में जैसे ही दाखिल होती है तभी वह देखती है कि वहां एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का आसपास कुछ ढूंढ रहा है। उसने काफी कुछ सामान इधर उधर बिखेर रखा था। आशी हैरानी से उस इंसान को देख रही थी और यह इंसान कोई और नहीं बल्कि क्रिश डेविडसन था जो यहाँ चिप ढूंढने आया था। अचानक क्रिश को अपने पीछे कोई महसूस होता है। वह जैसे ही पलट कर देखता है तो उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती है। उसके पीछे आशी खड़ी थी। आशी को देखते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वह एकटक आशी को निहारता रह जाता है क्योंकि आशी आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा कमरा तो बगल वाला है। तुम क्या कुछ ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? आशी ने क्रिश की तरफ देखते हुए कहा। दरअसल में आशी ने क्रिश को इससे पहले मास्क में देखा था और हाईवे पर भी उसने क्रिश को काफी दूर से देखा था, इसलिए वो क्रिश को सही से पहचान नहीं पा रही थी। आशी की बात सुनकर क्रिश अपने होश में आता है और आशी से अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? क्या तुम मुझे जानती हो? आशी मुस्कुराकर कहती है, क्या यहाँ हमारे अलावा भी कोई है? ऑफकोर्स मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं समर की दोस्त हूँ आशी। मुझे समर ने ही तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम आने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारा कमरा साफ कर दिया है, तुम वहां जाकर आराम कर लो। आशी की बात सुनकर क्रिश हैरान था। ये लड़की मुझे पहचान कैसे नहीं रही? इस वक्त क्रिश के चेहरे पर मास्क नहीं था, लेकिन वह एक हॉलीवुड एक्टर था। कम से कम उसे एक एक्टर की तरह तो वह एक्साइटेड होकर मिल सकती थी, लेकिन इस लड़की ने उसे पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया और शायद इसे कुछ और समझ रही है। शायद अभी अभी वह जिस इंसान से मिला था ये लड़की मुझे वही समझ रही है और उसने उस इंसान को कभी देखा नहीं है। क्रिश अपने आप से कहता है, चलो अच्छा ही है, ये लड़की मुझे ना पहचाने वही ठीक होगा। मैं यहाँ जिस काम के लिए आया हूँ वह हो जाएगा। आशी क्रिश को अपने आप में कुछ सोचता हुआ देखकर पूछती है, क्या हुआ, तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे? ओ शायद मुझे समझ आ गया कि तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे। तुम्हें कुछ चाहिए और तुम उसे यहाँ ढूंढ रहे हो, राइट? आशी की बात सुनकर क्रिश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्रिश अपने मन ही मन कहता है, क्या इस लड़की को पता चल गया है कि वह यहाँ क्यों आया है? अब इस लड़की को बेहोश करना होगा इससे पहले कि यह शोर मचाए। ये कहकर क्रिश जैसे ही क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल अपने पॉकेट से निकालने वाला था, आशी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम जो चीज ढूंढ रहे हो वह यहाँ नहीं मिलेगी, वह तो किचन में है और उसे तैयार करना पड़ेगा। तुम्हें भूख लगी है, राइट? तुमको मुझे बताना चाहिए था ना, यहाँ ढूंढने से थोड़ी ना मिलेगा। तुम 10 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाकर लाती हूँ। आशी की पूरी बात सुनकर क्रिश थोड़ा रिलैक्स होता है और मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, हाँ मुझे भूख लगी है। इस पर आशी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है तुम बैठो, मैं खाना बनाकर आती हूँ। कहकर आशी वहां से चली जाती है। क्रिश अब रिलैक्स हो चुका था, वह जल्दी जल्दी अपनी तहकीकात शुरू करता है। तभी अचानक क्रिश को याद आता है, घर के अंदर दाखिल होते वक्त उसकी मुलाकात एक इंसान से हुई थी और क्रिश ने उसे बेहोश करके रसोई में छुपा दिया था। कहीं इस लड़की की नजर उस पर ना पड़ जाए वरना मुसीबत हो जाएगी, ये सोचकर क्रिश जल्दी से आशी के पीछे दौड़ता है। क्रिश जल्दी से आशी के पास आकर उसे कहता है, तुम रहने दो, मुझे भूख नहीं लगी। आशी हैरान होते हुए कहती है, लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें भूख लगी है, फिर अचानक तुम्हारी भूख कैसे खत्म हो गई? आशी की बात सुनकर क्रिश बात बदलते हुए कहता है, दरअसल बहुत रात हो गई है, तुम फालतू में परेशान होगी इसलिए। ये सुनकर आशी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ी देर में खाना बना दूंगी, तुम बैठो। कहकर आशी रसोई में जाती है और आटा गूंदने के लिए आटा निकालने लगती है। क्रिश भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ जाता है और ध्यान रखता है कि कहीं आशी की नजर उस आदमी पर ना पड़ जाए जिसे कोने में दरवाजे के पीछे क्रिश ने छुपाया हुआ था। आशी उसे रसोई में देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा था ना। इस पर क्रिश बात बदलते हुए कहता है, वो मैं तुम्हारी हेल्प करने आया था। आशी मुस्कुराकर कहती है, वैसे तो मैं अकेले काम कर लेती, लेकिन एक से भले दो, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम सब्जियां काट दो, मैं तुम्हारे लिए रोटियां और सब्जी बना देती हूँ। आशी की बात सुनकर क्रिश हैरान होते हुए खुद से कहता है, ये लड़की मुझसे काम कराएगी। चलो शायद इसी बहाने बातों बातों में मैं इस लड़की से सच्चाई पता कर पाऊं। ऐसा सोचकर क्रिश सब्जी और चाकू ले लेता है, लेकिन उससे सब्जियां नहीं कटती। वह बड़ी ही बेरहमी से चाकू सब्जियों के ऊपर मार रहा था जैसे उनका खून कर रहा हो। आशी उसे ऐसे करते देख हैरान होते हुए कहती है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ये सब्जियां हैं, इंसान नहीं। इनका खून नहीं करना है, इन्हें काटना है, इन सब्जियों को ऐसे नहीं ऐसे काटते हैं। कहते हुए आशी उसे सब्जी काटना सिखाती है, देखो ऐसे काटते हैं।
आशी मन लगाकर उसे बता रही थी। इस वक्त आशी ने फ्रेंच चोटी की हुई थी और सामने की कुछ लटें यूं ही खुली छोई हुई थी, जो बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी और वह बड़े ही स्टाइल के साथ उन्हें पीछे कर रही थी और कृष बेसुध सा उसे निहार रहा था। आटा गूंथते वक्त कुछ आटा उसके चेहरे पर लग गया था, जिसके कारण वह ऐसा लग रहा था कि जैसे चांद पर कुछ दाग है, लेकिन वो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। आशी का मासूम चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। आशी अपने काम में लगी हुई कृष को काम करने का तरीका बता रही थी, लेकिन कृष की नज़र आशी की मासूम चेहरे पर ही थी। कृष चाहकर भी उसके ऊपर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। इस वक्त आशी जितनी मासूम लग रही थी, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अचानक कृष की नज़र आशी के चेहरे से होते हुए उसके होठों पर जाकर टिक जाती है और उसका गला सूखने लगता है, मानो वो आशी के होठों के रस का प्यासा हो रहा हो। आशी अपने काम में लगी हुई थी, वह इस बात पर ध्यान नहीं देती और अगले ही पल कृष खुद से काबू खोते हुए आशी को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। आशी उसकी इस हरकत से काफी हैरान थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती या समझ पाती, कृष उसके होठों को अपने होठों से दबाते हुए उसे जबरदस्त तरीके से चूमने लगता है। कृष के चूमने पर क्या करेगी आशी? वो देगी उसका साथ या दिखाएगी उसे उसकी औकात? कृष और रॉकी में से किसको मिलेगी आशी और कौन देगा कुर्बानी? चैप्टर 14 कृष चाहता है आशी को किस करना। इस वक्त आशी जितनी मासूम लग रही थी, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अचानक कृष की नजर आशी के चेहरे से होते हुए उसके होठों पर जाकर टिक जाती है और उसका गला सूखने लगता है। आशी अपने काम में लगी हुई थी, वह इस बात को ध्यान नहीं देती और अगले ही पल कृष खुद से काबू खोते हुए आशी को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। आशी उसकी इस हरकत से काफी हैरान थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, कृष उसके होठों को अपने होठों से दबाते हुए उसे किस करने लगता है। आशी खुद को बचाने के लिए कृष के हाथ पर मारने लगती है, लेकिन कृष के मजबूत पकड़ से बचना उसके लिए इम्पॉसिबल था। कृष उसके होठों पर सक करते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर किचन स्लैब पर बिठा देता है और उसके पैरों को अपनी कमर में लपेटकर अपनी किस को और भी ज्यादा इंटेंस और डीप कर लेता है। उसके हाथ आशी के पूरे बदन पर चल रहे थे। धीरे धीरे आशी भी उसकी किस में खोते जा रही थी। वह अपने हाथ कृष के बालों में उलझा देती है और किस करने में उसका साथ देने लगती है। यह महसूस होते ही कृष की पकड़ उस पर और भी ज्यादा कस जाती है। कृष उसे किस करते हुए धीरे धीरे अपने हाथ उसके कपड़ों के अंदर ले जाने लगता है और आशी लंबी लंबी आहें भर रही थी, जो कृष को काफी एक्साइटेड कर रही थी। दोनों इस वक्त एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी कुकर सीटी मारती है और कृष के कानों में आशी की आवाज पड़ती है। हो गया, आशी हाँफते हुए कृष से कहती है। कृष आशी की बात सुनकर अपने होश में आता है और देखता है कि आशी रोटियां बेल रही है। वह हैरानी से अपने इधर उधर देखता है तो उसे समझ आता है कि अब तक उसने जो भी महसूस किया वह उसका सपना था। कृष अपने आप में हैरान था। उसे यह अजीब सा सपना खुली आंखों से कैसे आ सकता है, वह भी इस लड़की के साथ। इस वक्त कृष के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। आशी कृष को अपने आप में कहीं खोया हुआ देखकर कहती है, तुमने मेरी कोई मदद तो की नहीं? चुपचाप खड़े हो, भूत बनकर देख रहे हो? तुम जाकर बाहर बैठो, मैं खाना बनाकर लेकर आती हूँ, बस बन चुका है। आशी की बात सुनकर कृष को भी वहां से चले जाने में ही भलाई लगती है, क्योंकि वह उसके सामने अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। आज पहली बार उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ था जब वह खुद किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका कारण उसे खुद नहीं पता, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आशी कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और कृष ने उससे खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। कृष एक हॉलीवुड एक्टर है। एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल और स्टाइलिश लड़कियां उसके आसपास नजर आती ही रहती हैं और उनमें से ना जाने कितनों के साथ ही कृष ने अपनी रात भी गुजारी है। लेकिन ये भी सच है कि आज तक उनमें से किसी भी लड़की को देखकर कृष के मन में ये ख्याल नहीं आया था कि यही है, बस यही है जिसे ये आंखें देखना चाहती हैं। जो फीलिंग उसे आशी को देखकर आती है वह किसी और को देखकर नहीं आती। इसका कारण था वह खुद नहीं जानता, लेकिन आशी की तरफ उसका अट्रैक्शन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। इनफैक्ट इस वक्त वह ये भी भूल गया था कि उसे वह चिप ढूंढनी है या उसके बारे में आशी से बात करनी है। कृष बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में आशी भी खाना लेकर उसके पास आती है और उसे खाना परोस देती है। कृष देखता है उसके सामने इंडियन खाना रखा हुआ है। कृष इंग्लिश में आशी से पूछता है, यह क्या है? आशी खाने की तरफ देखते हुए कहती है, खाना है, और क्या है? मुझे इंग्लिश खाना बनाना नहीं आता। यह इंडियन खाना है। फिलहाल तुम्हें यही खाना पड़ेगा और अगर तुम्हें इंग्लिश खाना खाना है तो खुद ही बनाकर खाओ। कृष खाने की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन मैं इसे कैसे खाऊं, मुझे इसे खाने का तरीका नहीं आता। उसकी बात सुनकर आशी मुंह बनाते हुए कहती है, ओहो कितने नखरेबाज हो तुम। हमारे इंडिया में 1 साल का बच्चा भी इस खाने को खा लेगा। इसमें आखिर है ही क्या? 4 रोटी है, चावल दाल और सब्जी है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ इसे कैसे खाना है। आशी उसे चावल और दाल एक साथ मिक्स करके देती है और उसे सब्जी के साथ खाने के लिए कहती है और उसे रोटी का टुकड़ा तोड़कर उसे खाने का तरीका बताती है। कृष भले ही एक इंडियन है, लेकिन उसने कभी भी इंडियन खाना नहीं खाया था। कृष ने जैसे ही खाने की पहली बाइट ली, अचानक उसकी आंखें बंद हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कहीं खोसा गया है। वह खाना उसे बहुत ही टेस्टी लग रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। आशी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछती है, कैसा लगा? खाना अच्छा है ना? आशी की बात सुनकर कृष उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ठीक ही है। ठीक ही है? क्या मतलब ठीक ही है? अरे बहुत टेस्टी है। तुम्हें पता है मेरे भाई बहनों को मेरे हाथों का खाना कितना पसंद था और तुम कह रहे हो कि ठीक ही है? अगर अच्छा नहीं लगा तो दो मेरा खाना। ये कहते हुए आशी उसके आगे से प्लेट छीनने लगती है।
आशी की यह हरकत देखकर कृष आंखें बड़ी करते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्लेट छीनने की? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर आशी भी नाक चढ़ाते हुए अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे तुम मुझे धमकी दे रहे हो, आशी गुप्ता को? तुम क्या इंडिया के प्रधानमंत्री हो जो मैं तुम्हें जानूं? या लता मंगेशकर हो जो दुनिया भर में लोग तुम्हें जाने? बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे कहीं के लॉर्ड गवर्नर हो। ठीक से एक तारीफ तो कर नहीं सकते और आए हो मुझे बड़ी धमकी देने। अरे बहुत देखे तुम्हारे जैसे, बड़ा आया मुझे धमकी देने। चलो अब मुंह में खोलो और ठूसो। इतना कहकर आशी उसे खाने की प्लेट देकर वहां से पानी पीने रसोई की तरफ चली जाती है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए फ्रिज से पानी निकालकर पीने के लिए जैसे ही जाती है, सामने का सीन देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। इधर दूसरी तरफ कृष अभी भी गुस्से से खड़ा था। आशी का ऐसा एटीट्यूड, कृष उसे देखता ही रह जाता है। आज पहली बार किसी ने उससे इस तरह से बात की है। कृष को आशी की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से से दांत पीसते हुए खुद से कहता है, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि मुझसे इस तरह से बात करें, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कृष जैसे ही आशी के पीछे अपना कदम बढ़ाने को होता है, अचानक आशी जोर से चिल्लाते हुए दौड़ते हुए उसके पास आती है। इससे पहले कि कृष कुछ समझ पाता, आशी उसके गले लग जाती है और अपना चेहरा छुपाते हुए जोर से चिल्लाती है, वहां कोई है, वहां कोई है, प्लीज हेल्प मी, हेल्प हेल्प। आशी ने कृष को जोर से हक कर रखा था और डरते हुए उससे मदद मांग रही थी। इस वक्त उसके चेहरे और आवाज में डर साफ नजर आ रहा था। कृष पहले तो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन आशी की पकड़ उसके ऊपर बहुत मजबूत थी। अचानक ना जाने कैसे आशी का कृष को हक करना कृष को भी अच्छा लगने लगा था। एक सुकून का एहसास होने लगा था। कृष के दिल की धड़कन तेजी से दौड़ रही थी। उसके मन में बेचैनी और गुदगुदी हो रही थी। ना जाने कैसे अगले ही पल कृष भी उसे बैक हक करते हुए सपोर्ट देता है और उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए कहता है, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं तुम्हारे साथ, बताओ क्या प्रॉब्लम है। हालांकि कृष को सब पता था, फिर भी वह आशी से उस बारे में पूछता है। कृष की बात सुनकर आशी अपना चेहरा हल्का ऊपर उठाते हुए बड़ी हिम्मत करके कहती है, चोर रसोई में चोर? चोर? कहाँ है चोर? वहां कोई चोर नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। आशी उसकी बात सुनकर ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, वहां सच में चोर है। पुलिस, पुलिस, जल्दी पुलिस को फोन करो। कहते हुए आशी जल्दी से कृष को छोड़कर अपना मोबाइल निकालने लगती है। आशी की यह हरकत देखकर कृष का चेहरा सर्द हो जाता है। वह गुस्से से दांत पीसते हुए आशी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैंने कहा ना वहां कोई चोर नहीं है। तुम्हें पुलिस को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। कृष ने यह बातें थोड़ा चिल्लाते हुए कही थी, जिसे सुनकर आशी डर चुकी थी। आशी अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए हुए अपने निचले होठों को बाहर की तरफ निकालते हुए सुबकते हुए कहती है, तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। तुमने आशी को डांटा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे पुलिस को फोन करना है वरना वह चोर हमें मार देगा। कहते हुए आशी कृष के हाथ से मोबाइल लेने लगती है, लेकिन कृष मोबाइल को अपने हाथों में टाइट से पकड़ लेता है और गुस्से भरी आंखों से आशी को घूरते हुए कहता है, एक बार कहने पर तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? कहते हुए वह गुस्से से मोबाइल फोन पटक देता है, जिससे वह मोबाइल फोन चूर चूर हो जाता है। ये देखकर आशी के आंसू बंद हो जाते हैं और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता है। आशी गुस्से से दांत पीसते हुए कृष का कॉलर पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन तोड़ने की? तुमने मेरे दोस्त का दिया हुआ फोन तोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए आशी इधर उधर देखने लगती है। अचानक उसकी नजर झाड़ू पर पड़ती है। आशी अपने हाथ में झाड़ू लेकर कृष को मारने के लिए दौड़ती है। कृष को उसके इस एक्शन की उम्मीद नहीं थी। कृष गुस्से से अपने कदम पीछे की तरफ लेते हुए कहता है, खबरदार, जो तुमने ये हरकत करने की कोशिश भी की, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आशी कहाँ सुनने वाली थी। आशी अपने पैरों में पहनी हुई सैंडल कृष के ऊपर फेंक कर मारती है। फिर पास में रखी हुई कप प्लेट फोन सभी कृष के ऊपर फेंक कर मारने लगती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन तोड़ने की? मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं। एक तो मैंने तुम्हें खाना बनाकर खिलाया, ऊपर से तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। कृष किसी तरह उसके बम के गोले से बच रहा था। कृष गुस्से से आशी को वार्निंग देते हुए कहता है, यहीं रुक जाओ, आगे और कुछ मत करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आशी भी अपने गुस्से के आगे कुछ नहीं देखती। तभी कृष गुस्से से अपनी गन निकाल लेता है और आशी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, अब एक और गलती की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कब से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं तुम्हारी बेवकूफियों को, अब और नहीं। मैं यहाँ तुम्हारी बेवकूफी भरी बातें सुनने और तुम्हारा ये घटिया खाना खाने नहीं आया हूँ। मेरी एक जरूरी चीज तुम्हारे पास है, चुपचाप मुझे वह चीज दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कृष की गन देखकर आशी डरते का नाटक करते हुए कहती है, अरे बाप रे, मैं तो डर गई। तुम्हारी इस 20 रुपए वाली गन से ना हमारी इंडिया में 5 साल का छोटा बच्चा भी ना डरे। मैं तो फिर भी 18 साल की आशी हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने को घटिया कहने की और मुझे बेवकूफ कहने की? तुमने कभी इससे अच्छा खाना भी खाया होगा छछूंदर कहीं के? अपना यह खिलौना मुझे 2 दिवाली पर बच्चों के खेलने के काम आएंगी। तुम 30 साल के अंकल, तुम्हारे हाथ में यह खिलौना अच्छा नहीं लगता। जाओ और भजन कीर्तन सुनो। कहते हुए आशी उसके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन आशी की बातें सुनकर कृष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तक मेरी इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की है।
आशी कमर पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए कहती है, आज तक तुम्हारी मुलाकात मुझसे जो नहीं हुई थी। लेकिन डोंट वरी, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तुम्हें जब भी अपनी बेइज्जती कराने का मन हो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारी अच्छे से बेइज्जती करूंगी, वह भी बिल्कुल फ्री में। आशी की बात सुनकर क्रिश से रहा नहीं जाता और वह अपने गुस्से को काबू करने के लिए अपनी गन से ऊपर छत की तरफ हवा में फायरिंग करता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मुझे बहुत हल्के में लिया लड़की। गोली की फायरिंग की आवाज सुनकर आशी जल्दी से अपने कानों पर हाथ रख देती है और डर के मारे कांपने लगती है। अब उसे अपनी बेवकूफ़ी पर पछतावा हो रहा था, जो कि उसे पता चल चुका था क्रिश कोई आम इंसान नहीं है और उसके हाथ में जो गन है वह भी असली है। अब क्या करेगी आशी? क्या वो क्रिश के गुस्से का सामना कर पाएगी? च 15 क्रिश का गुस्सा फोर्सफुल किस। आशी डर के मारे अपनी आंखें बंद किए हुए क्रिश से कहती है, अरे आप तो नाराज हो गए। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? आप तो खामखा पटाखे फोड़ रहे हैं। आपको जो चाहिए ले लीजिए, वैसे भी ये मेरा घर नहीं है। आशी की बात सुनकर क्रिश अपने चेहरे पर डेविल मुस्कान लिए कहता है, अब आई ना अकल ठिकाने पर। अगर पहले मान जाती तो तुम्हें मेरा ये चेहरा नहीं देखना पड़ता। अब तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की कोई माफी नहीं है। आशी क्रिश के हाथ में गन देखकर कांपते हुए कहती है, देखिए अंकल, मुझे नहीं पता था कि आप इतने खतरनाक हैं। अगर पता होता तो आपसे जो भी उल्टा सीधा बोला वह कभी नहीं बोलती। प्लीज बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। अपने लिए आशी के मुंह से अंकल सुनकर क्रिश की आंखें हैरानी से बाहर आ गई। वह हैरानी जताते हुए कहता है, तुमने मुझे अंकल कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें अंकल दिखाई देता हूँ। क्रिश की बात सुनकर आशी अपनी आंख खोलते हुए एक नज़र क्रिश को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, सॉरी, आप अंकल नहीं है। गलती से जुबान फिसल गई, आप तो इतने यंग हैं। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई, प्लीज बच्ची समझकर माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, पक्का प्रॉमिस। आशी अपनी नादानी में ये सब बोली जा रही थी ताकि किसी तरह क्रिश के गुस्से से बच सके, लेकिन आशी के मुंह से अपने लिए भैया सुनकर क्रिश का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। इतना दर्द तो उसे तब भी नहीं हुआ था जब आशी ने उसे अंकल कहा था। ना जाने क्यों आशी के मुंह से अपने लिए भैया सुनकर क्रिश का कलेजा फटकर बाहर आने लगा था। इस वक्त उसे ऐसा मन कर रहा था जैसे वह किसी कुएं में कूद जाए या इस बड़बोली पागल लड़की को सचमुच गोली मार दे। क्रिश गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, शट अप, जस्ट शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भैया कहने की? एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर आज के बाद तुमने मुझे सपने में भी भैया कहा तो मैं तुम्हारे मुंह में गोली मार दूंगा। क्रिश की बात सुनकर आशी कंफ्यूज होते हुए पूछती है, अगर अंकल नहीं कहूं, भैया नहीं कहूं तो क्या कहूं? आप ही बता दीजिए। आशी की बात सुनकर क्रिश गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रिश्तेदारी निभाने नहीं आया हूँ, चुपचाप मेरी चिप दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चिप की बात सुनकर आशी हैरान होते हुए पूछती है, चिप? कौन सी चिप? और आपकी चिप मेरे पास क्या कर रही है? मैं आपकी किसी चिप को नहीं जानती। जानना तो दूर, मैंने उसे कभी देखा भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। आशी की बात सुनकर क्रिश उसके करीब आते हुए उसकी कमर में हाथ डालकर अपने से लगाते हुए उसके गालों पर अपनी गन को घुमाते हुए कहता है, इतना नादान बनने की या नाटक करने की जरूरत नहीं है फायरफ्लाई, मैं जानता हूँ वह चिप तुम्हारे पास ही है। तुम किसके साथ मिली हो यह मुझे बता दो, किसके कहने पर तुमने वह चिप चुराई है? अगर तुम मुझे सच सच बता दोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम सपने में भी नहीं सोच पाओगी। आशी अपने चेहरे पर गन घुमाने से डर रही थी। वह डरते हुए कहती है, देखिए जी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं एक मासूम सी प्यारी सी बच्ची आपकी चिप लेकर क्या करूंगी? मैं सचमुच नहीं जानती आपकी चिप कहाँ है। और आप ही बताइए, आपकी चिप मेरे पास कैसे आएगी? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। आशी की बात सुनकर क्रिश उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुझे पहचान चुकी हो और अनजान बनने का नाटक कर रही हो, लेकिन तुम्हारा यह नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी चिप कहाँ है? सीधे सीधे बताओ, वरना तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे का हुलिया बिगाड़ दूंगा। क्रिश की बात सुनकर आशी रोने का नाटक करते हुए कहती है, कान्हा जी, यह मुझे कहाँ फंसा दिया? यह आदमी कहाँ से जंगली सांड की तरह मेरे पीछे पड़ गया? पता नहीं क्या चिप चिप किए जा रहा है, चिपकू कहीं का। अब आप ही बताइए, चिप्स तो बाजार में मिलता है ना, मैं इसे कहाँ से ला कर दूं? आशी की बात सुनकर क्रिश का सर घूमने लगता है, ये लड़की चिप्स के पैकेट की बात कर रही है। क्रिश मन ही मन सोचता है कि आज के जमाने में कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। क्रिश गुस्से में अपने बाल नोचते हुए कहता है, बेवकूफ लड़की, तुम सचमुच बेवकूफ हो या मुझे बेवकूफ बनाने का नाटक कर रही हो? देखो, मेरे सामने ये गेम खेलने की कोशिश मत करो, वरना मैं तुम्हारा गेम बजा दूंगा। चुपचाप मेरी वह चिप वापस करो जो तुम्हारे पास है, जो तुमने मेरी मदद करने के वक्त चुराई थी। क्रिश की बात सुनकर आशी हैरान होते हुए पूछती है, मैंने तुम्हारी मदद कब की? और मैंने तुम्हारी चिप कब चुराई? तुम साफ साफ बताओगे तभी तो मैं कुछ समझ पाऊंगी। आशी की बात सुनकर क्रिश उसे याद दिलाते हुए कहता है, परसों जंगल में तुमसे जो इंसान मिला था और जिसकी तुमने मदद की थी वह मैं ही हूं, और तुमने मेरी मदद करने के बहाने मेरी चिप ली। चुपचाप मेरी चिप वापस करो। क्रिश की बात सुनकर उसे जंगल वाला सीन याद आता है। आशी अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहती है, भूत, तुम वही भूत हो ना? अपनी कमर पर हाथ रखकर नाक सिकुड़ते हुए कहती है, अच्छा जी, अब याद आया मुझे। वैसे मैंने तुम्हारे जैसा इंसान कहीं नहीं देखा। एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मुझे उस दिन नहीं मार पाए, तो आज मारने के लिए पूरे तामझाम के साथ आए हो। आशी फिर कहती है, अरे मैं पूछती हूँ, मैंने क्या तुम्हारा खेत काटा है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो बाबा? मुझे नहीं पता था जंगल में घूमने की, तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दोगे।
क्या तुम्हें किसी ने मेरे नाम की सुपारी दी है? एक थैंक यू तो बोल नहीं सकते, जान के पीछे और पड़ गए। कान्हा जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। आशी की बातें सुनकर कृष उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए अपने बिल्कुल करीब लाते हुए कहता है, अगर अगले 1 मिनट में तुमने मेरी चिप मुझे वापस नहीं की तो तुम इसके लिए पछताने वाली हो। क्योंकि तुम नहीं जानती मैंने कितनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ है। तुम्हारी यह खूबसूरत आंखें मेरी प्यास बढ़ा रही हैं। तुम्हारे ये होठ मुझे तुम्हारे करीब बुला रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपना काबू खो दूं, चुपचाप मेरी चिप मुझे वापस कर दो। कृष की ऐसी बातें और हरकत से आशी अंदर तक कांप जाती है। वह हकलाते हुए कहती हैं, देखिए प्लीज दूर रहिए, ऐसी हरकतें अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं जानती आपकी चिप कहाँ है। इससे पहले कि आशी अपनी बात पूरी कर पाती, कृष उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसके लोअर लिप्स को अपने होठों से दबाकर किस करने लगता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आशी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। अगले ही पल आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही उसे होश आया, वह कृष के सीने पर हाथ रखते हुए खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। लेकिन वह जितना कृष के हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही कृष की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत होती जा रही थी। कृष ने जिस हाथ में गन ले रखी थी, उस हाथ से उसने आशी के सिर के पीछे होल्ड कर रखा था और दूसरा आशी की कमर पर था। कृष उसे किस करते हुए उसके होठों पर बाइट भी कर रहा था। उसके लिप्स को सक कर रहा था। आशी खुद को छुड़ाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। हालांकि इसकी शुरुआत गुस्से से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कृष उस किस में खोता जा रहा था। वो आंखें बंद किए हुए उसे फील कर रहा था। लगभग 10 मिनट तक स्ट्रगल करने के बाद आशी बुरी तरह हार चुकी थी और वह ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने अपने आप को छोड़ दिया और कृष को उसकी मनमानी करनी दी। धीरे धीरे कृष ने अपनी उस किस को और भी पैशनेट और डीप किस में तब्दील कर दिया। आशी की आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे थे, लेकिन कृष को इससे कोई मतलब नहीं था। वह तो जैसे खुद से कंट्रोल खो चुका था। अचानक उसके अंदर आशी को खुद में समा लेने की इच्छा होने लगी। उसके हाथ भी धीरे धीरे उसकी कमर से होते हुए ऊपर की तरफ जाने लगे। धीरे धीरे उसके हाथ उसके पूरे बदन पर चल रहे थे। कुछ ही पल में उसका एक हाथ आशी के सीने पर था और वह आशी को किस करते हुए कृष का हाथ अपने सीने पर महसूस होते ही एक बार फिर आशी उसके हाथों से छूटने की कोशिश करने लगी। ये सब होते हुए लगभग आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन कृष का तो जैसे मानो ही मन ही नहीं भर रहा था। थक हार कर आशी किसी तरह हिम्मत कर कृष के होठों पर बाइट कर लेती है। आ की आवाज के साथ कृष की पकड़ उसके होठों और कमर पर ढीली पड़ जाती है, जिसका फायदा उठाकर आशी एक जोरदार धक्का कृष को मारती है और कुछ कदम दूर कर देती है। आशी ने कृष के होठों पर इतना जोर से काटा था कि कृष के होठों से खून निकलने लगा था। आशी रोते हुए अपने कपड़े ठीक करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, यू ब्लडी मॉन्स्टर। क्या होगा इस पल में हुए इस फर्स्ट किस का अंजाम? शेर के मुंह को खून लग चुका है, अब कैसे वो अपने शिकार को जाने दे सकता है? आखिर क्या होगा आगे? कृष को चिप मिलेगी या मिलेगी और किस? 16 किस ऑफ ब्लडी साइको। आशी ने कृष के होठों पर इतना जोर से काटा था कि उसके होठों से खून निकलने लगा था। आशी रोते हुए अपने कपड़े ठीक करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, यू ब्लडी मॉन्स्टर। कृष को आशी से ऐसी हरकत की कोई उम्मीद नहीं थी। इस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर आशी की आंखों से बह रहे आंसू पर पड़ती है और ना जाने क्यों उसके दिल में चुभन होने लगती है। आशी रोते हुए कहती है, तुम साले अंग्रेज, तुम लोगों के समाज में ये सब आम बात है। किसी को भी मुंह लगा लिया, किसी के भी करीब आ गए। तुम लोगों में फीलिंग नाम की चीज ही नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये बहुत ही स्पेशल फीलिंग होती है। तुमने अपने गंदे हाथों से छूकर मुझे खराब किया है, इसके लिए भगवान जी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, देखना तुम। कृष आशी को बस देखता ही रहा। आमतौर पर अगर कोई कृष से इस तरह बात करे तो वो अगली बात कहने के लिए जिंदा ना बचे। लेकिन आशी की मासूमियत में खोए कृष को गुस्सा है नहीं आ रहा था। और आशी का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने बोलना जारी रखा, जानवर कहीं के, भगवान जी तुझे गर्म तेल की कढ़ाई में पकोड़े की तरह तलेंगे, हंटर से मार मार कर खाल उधेड़ देंगे। देखना, मैं कान्हा जी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। हे प्रभु, हे कान्हा जी, देख रहे हैं ना आप? इस गंदे घटिया आदमी ने क्या किया मेरे साथ? इसने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, अब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। हाय, मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगी कि उनका बाप एक चोर है। ये बात सुनकर कृष एकदम चौंक गया। आशी अभी भी चुप नहीं हुई। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मुझे तो अभी बहुत पढ़ना था, आगे बढ़ना था, कुछ करना था, और इसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। कहते हुए आशी जोर जोर से रोने लगती है। आशी को ऐसी बात पर रोते हुए देख कुछ पल के लिए कृष हैरान था, लेकिन फिर ना जाने कैसे उसके चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान आ गई। कृष समझ चुका था ये लड़की सचमुच बहुत इनोसेंट है, जिसे ये लग रहा है कि सिर्फ एक किस करने से वह प्रेग्नेंट हो गई है। और सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात पर हुई कि यह आशी की पहली किस थी, इससे पहले उसने आज तक किसी को किस नहीं किया था। ना जाने क्यों ये जानकर कृष का दिल उछल रहा था, उसके दिल में एक अलग सी गुदगुदी हो रही थी। लेकिन कृष अगले ही पल अपने चेहरे की मुस्कान को गायब करते हुए अपने कदम आशी की तरफ बढ़ाता है। कृष को अपनी ओर बढ़ता देख आशी डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लगती है, लेकिन तभी वह पीछे सोफे पर लड़खड़ाकर गिर जाती है। आशी उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, देखो मैं कह रही हूँ मेरे करीब मत आना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आशी की बात सुनकर कृष अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था फायरफ्लाई, कि अगर तुमने मेरी चिप नहीं दी तो तुम्हें पछताना होगा। कृष अपने मोबाइल से एक फोटो निकालकर आशी को दिखाते हुए कहता है, क्या तुमने ऐसी चीज देखी है?
क्रिश सोफे पर गिरी आशी के बहुत करीब आकर कहता है, देखो अगर तुम मुझे वह चिप वापस दे दोगी तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, वरना मैं इसके आगे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। आशी को क्रिश की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कुछ कहने वाली होती है कि उसकी नज़र फोटो पर पड़ती है और उसे ख्याल आता है कि ये तो वही प्लास्टिक का टुकड़ा है जो उसने थोड़ी देर पहले टेबल के नीचे लगाया था। आशी गुस्से में क्रिश को घूरते हुए कहती है, मेरे पास ये चीज़ है, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन प्रॉमिस करो तुम आज के बाद मेरे सामने कभी नहीं आओगे, मैं तुम्हारी यह घटिया शक्ल कभी नहीं देखना चाहती। आशी के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनकर क्रिश के दिल में चुभन होती है, उसके चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, आशी उसे पीछे धकेल के वहां से उठकर कमरे में जाती है। क्रिश भी आशी के पीछे पीछे जाता है। आशी टेबल के नीचे से उस चिप को निकालकर क्रिश के हाथों में पटकते हुए कहती है, ये लो मरो और दफा हो जाओ। क्रिश ये देखकर हैरान था कि इस लड़की ने चिप को टेबल बैलेंस करने के काम में लिया था। क्या ये लड़की सचमुच इतनी भोली है या बेवकूफ है जो इसे चिप की वैल्यू नहीं पता। अगले ही पल उसके कानों में आशी की आवाज गूंजती है, मिल गई ना तुम्हें तुम्हारी चीज, अब निकल जाओ यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जिस पर क्रिश अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए कहता है, फायरफ्लाई ऐसा तो अब नहीं हो सकता, मैं अब तुमसे दूर नहीं जाने वाला, तुम हर वक्त मुझे अपने आसपास महसूस करोगी। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ लेकिन बहुत जल्द वापस आऊंगा। आशी के होठों पर अपने अंगूठे को बहुत प्यार से रगड़ते हुए कहता है, वैसे तुम्हारे होठों का स्वाद बहुत टेस्टी था और अब इनका स्वाद चखने मुझे आना ही होगा, और हाँ सिर्फ किस करने से कोई प्रेग्नेंट नहीं होता। कहकर आशी को ऊपर से नीचे तक लस्ट भरी नजरों से देखते हुए कहता है, उसके लिए किससे भी आगे कुछ करना होता है। मौका मिला तो तुम्हें वह सिलेबस भी जरूर पाऊंगा। कहकर क्रिश मुस्कुराते हुए आंख मरता है। क्रिश की ये बातें सुनकर आशी गुस्से में अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे गाली देते हुए कहती है, यू ब्लडी साइको। करेक्शन बेबी, योर से साइको। कहते हुए क्रिश धीरे से आशी के कान के पास आकर अपनी सांसों से उसे गुदगुदाते हुए प्यार से कान में बाइट कर देता है और कहता है, मेरा इंतजार करना फायरफ्लाई। कहकर क्रिश अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए वहां से निकल जाता है और आशी गुस्से में दांत पीसती रह जाती है। क्रिश के जाने के बाद आशी रोते हुए कमरे के बेड पर बैठ जाती है और खुद से कहती है, कान्हा जी यह क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छाई का ये सिला मिल रहा है मुझे नहीं पता था कि मैं जिस इंसान की मदद कर रही हूँ वह इंसान मदद के लायक ही नहीं है। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से, और प्लीज कान्हा जी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आज के बाद उस इंसान का चेहरा मैं देखना भी नहीं चाहती। कहते हुए आशी जोर जोर से रोने लगती है। अपना पूरा गुबार निकालने के बाद कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। आशी अभी सिर्फ 18 साल की है, वो कभी अनाथ आश्रम को छोड़कर बाहर नहीं निकली थी, इसलिए दुनियादारी से कोसों दूर है। मन की सच्ची और निश्चल, थोड़ी सी शरारती और बहुत मासूम। शायद यही कारण था कि क्रिश के रूड बिहेवियर के बाद भी उसने क्रिश की मदद की थी। अगर उसमें जरा भी छल कपट होता या दुनियादारी की समझ होती तो शायद वह क्रिश की मदद भी नहीं करती। ये उसका साफ मन और अच्छे संस्कार ही थे कि उसने उस रोज क्रिश की जान बचाई थी। लेकिन आज उसके साथ क्रिश ने जो कुछ भी किया वह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था और शायद दुनियादारी का बहुत बड़ा सबक। इधर दूसरी तरफ डेविडसन विला। इस वक्त रात के लगभग 3 बजे बज रहे थे। क्रिश अपने विला पहुंचता है और सीधा अपने कमरे में आकर राका को कमरे में बुलाता है। क्रिश का ऑर्डर पाकर राका 5 मिनट में वहां पहुंच जाता है। तुमने मुझे बुलाया क्रिश? हाँ राका, जिस चिप की हम लोगों को तलाश थी वह मुझे मिल चुकी है। अब तुरंत इसे हैक करो और सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ऐसा कहकर क्रिश राका को चिप दे देता है। राका ओके क्रिश कहकर उस चिप को लैपटॉप में लगाकर चेक करने लगता है और क्रिश फ्रेश होने के लिए जाने लगता है कि तभी अचानक राका की नजर क्रिश के कंधे पर पड़ती है। राका हैरान होकर पूछता है, अरे क्रिश रुको एक मिनट, यह क्या है? क्रिश वॉट कहकर अपनी जगह पर रुक जाता है और आसपास देखते हुए पूछता है, क्या है? राका क्रिश के पास आता है और उसके कंधे से एक झुमका निकालकर अपने हाथ में लिए पूछता है, यह क्या है? दिखने में तो कोई ज्वेलरी लग रही है लेकिन काफी अजीब है, यह है क्या? झुमके को देखकर क्रिश को याद आता है कि इसे तो आशी ने अपने कान में पहन रखा था। क्रिश झटके से वह झुमका अपने हाथ में लेता है और सोचने लगता है कि आखिर यह झुमका उसके कपड़ों पर आया कैसे। तभी क्रिश को ख्याल आता है कि जब उसने आशी को किस किया था और आशी उससे बचने के लिए हाथ पैर मार रही थी तो शायद उसी वक्त गलती से यह झुमका उसके कपड़ों में फंस गया होगा। आशी को चूमने की याद आते ही क्रिश के दिल में गुदगुदी सी हो उठी। एकदम से उसकी आंखें खिल गई। उसकी आंखों की चमक राका भी नोटिस करता है और एक बार फिर पूछता है, ये दिखने में तो एक इयरिंग लग रहा है लेकिन है किसका? काफी यूनिक डिजाइन है, मुझे नहीं लगता आजकल की मॉडर्न लड़कियां इस तरह के इयरिंग पहनती है। कहते हुए राका उस इयरिंग को वापस लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है लेकिन क्रिश अपने हाथ पीछे खींच लेता है। डोंट इवन ट्राई टू टच इट, क्रिश ने अपनी कड़क आवाज में कहा, जिसे सुनकर राका एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, ऑक आई वोंट टच इट, लेकिन यह है किसका? और तुम इस वक्त कहां से आ रहे हो? तुम्हें ये चिप मिला कहां से? अगले ही पल राका का दिमाग ठनकता है और वह मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में कहता है, मे बी शायद आई नो हु शी इज। अगर मैं सही हूं तो शी इज टर्मरिक गर्ल जिसने तुम्हारी जान बचाई, एम आई राइट? क्रिश अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन न लाने की कोशिश कर रहा था। राका फिर पूछता है, आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? क्या तुम उस लड़की में इंटरेस्टेड हो क्रिश? क्रिश से कोई जवाब ना पाकर राका उसे छेड़ने लगता है, क्या तुम दोनों के बीच इतनी नजदीकियां बढ़ गई है कि उस लड़की का झुमका भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा और तुम उसकी निशानी को अपने साथ यहां तक ले आए? नॉट बैड।
शट अप, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। अपने काम से मतलब रखो, जो काम दिया गया है उसे करो, फालतू की बातों में अपना दिमाग मत लगाओ। ऐसा कहकर क्रिश अपनी इमेज को बरकरार रखता हुआ बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। बाथरूम मिरर में अपने होंठों को देखकर उसे आशी के होंठों के स्वाद की याद आ जाती है, आशी की मदोश कर देने वाली खुशबू और वो पल जब वो उसके करीब था। वो सब याद करके क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो उस झुमके को देखकर कहता है, फायरफ्लाई, जल्दी मुलाकात होगी और इस बार सिर्फ किस नहीं होगी। कैसे होगी इनकी अगली मुलाकात? क्या करेगा क्रिश आशी के साथ? 17 रॉकी की मूनलाइट और क्रिश की फायरफ्लाई। क्रिश के बाथरूम जाने के बाद राका मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ क्रिश, तुम्हारी आंखों में ऐसी चमक मैंने आज तक नहीं देखी, जो उस लड़की का जिक्र होते ही तुम्हारी आंखों में आ जाती है। लगता है तुम्हारी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है, कहकर राका मुस्कुरा देता है। इधर दूसरी तरफ बाथरूम में क्रिश शॉवर लेते हुए अपने हाथ में लिए आशी के झुमके को देख रहा था और उसके चेहरे पर फिर से एक चमक बिखर आती है, लेकिन मुस्कान का उसके चेहरे पर अभी तक कोई नामोनिशान नहीं था। क्रिश शॉवर लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करते ही उसकी नजरों के सामने आशी का मासूम चेहरा आने लगता है। आज उसने आशी के साथ जो समय बिताया, उसके साथ जो भी बातें की, आशी की बातें, उसकी नादानी और भोलापन, उसका वो मासूमियत से रोना, वो सब कुछ किसी फिल्म की तरह क्रिश की आंखों के सामने घूमने लगता है। अचानक उसे आशी के साथ हुई किस याद आने लगती है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अचानक उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, उसके होठ एक बार फिर आशी को चूमने के लिए प्यासे हो जाते हैं। ये सब सोचते हुए अचानक उसे आशी का फूट फूट कर रोना याद आता है, जब वह रोते हुए अपने आप से कह रही थी कि वह प्रेग्नेंट हो जाएगी तो अपने बच्चों को क्या जवाब देगी। क्रिश को ये सोचकर ही हंसी आ रही थी कि यह लड़की कितनी इनोसेंट है जो ये सोच रही थी कि सिर्फ किस करने से वह प्रेग्नेंट हो जाएगी। इन्हीं ख्यालों में डूबा क्रिश मन ही मन कहता है, ओ माय फायरफ्लाई, यू आर सो इनोसेंट, कुछ तो है तुम में जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा है, ऐसा क्या है? क्यों तुम मुझे मेरे ही ख्यालों में आकर तंग कर रही हो? क्यों मुझे तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही? बंद आंखों के सामने भी तुम्हारा चेहरा आने लगता है क्यों? अभी भी वक्त है फायरफ्लाई, वहीं रुक जाओ। अगर मेरी अंधेरी दुनिया में आओगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस अंधेरे में ही कहीं खो जाओ और यहाँ कैद होकर ही रह जाओ, क्योंकि मेरी दुनिया में अंदर आने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। कहते हुए क्रिश झट से अपनी आंखें खोल देता है। इस वक्त उसकी आंखों में प्यार नहीं, कुछ और है। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बदले हुए थे। इस वक्त उसका चेहरा देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। बस इतना पता चल रहा था कि वह बेचैन सा नजर आ रहा है। क्रिश अब तक अपने हाथ में आशी का झुमका लेकर खड़ा था। वह उस झुमके को देखते हुए अपने बदन पर टॉवल लपेट लेता है और बाहर आता है। कृषि उस झुमके को ड्रेसिंग टेबल पर रख देता है और राका के पास आकर उससे पूछता है, क्या हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन मिली? जवाब में राका कहता है, यस क्रिश, इसमें 3 लोगों के नाम है जिनकी सारी डिटेल मैंने निकाल ली है, लेकिन वह किसके लिए काम करते हैं इस बात की जानकारी नहीं मिली। जहां तक मैंने उन तीनों के बारे में पता लगाया है, पुलिस उन्हें जासूसी करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट कभी नहीं देगी। मुझे लगता है इसमें कोई और भी शामिल है जो पुलिस को हमारी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन क्यों? उसका कारण समझ नहीं आ रहा। राका की बात सुनकर क्रिश अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान लाते हुए कहता है, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही राका? वह जो कोई भी है, पुलिस का ध्यान हमारी तरफ करके अपना काम आगे बढ़ाना चाहता है। वो पुलिस को उलझा रहा है ताकि खुद उनकी नजरों में आए बिना अपना काम बड़ी ही आसानी से करता रहे। लेकिन वह शायद भूल रहा है कि ब्लैक ड्रैगन किंग से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। वह जो कोई भी है, मैं उसका पता बहुत जल्द लगा लूंगा, उसके बाद वह देखेगा मेरा असली चेहरा। फिलहाल तुम इन तीनों को इनके अंजाम तक पहुंचा दो और याद रहे, इन्हें इतनी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए कि आज के बाद कोई भी ड्रैगन किंग को धोखा देने से पहले 100 बार सोचे। ओके क्रिश, कहकर राका वहां से चला जाता है। राका के जाने के बाद क्रिश क्लोसेट से अपने लिए नाइट ड्रेस निकालकर पहन लेता है और बेड की तरफ जाते वक्त अचानक उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ती है जहां आशी का झुमका रखा हुआ था। क्रिश उसे एक नजर देखकर बेड पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। लाख कोशिश करने के बाद भी उसका दिमाग शांत नहीं हो रहा था और ना ही उसकी आंखों में नींद आ रही थी। थक हार कर वह बेड पर करवट रहा था कि तभी उसकी नजर आशी के दुपट्टे पर पड़ती है। वो दुपट्टे को अपने चेहरे पर ढक लेता है और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन न जाने क्यों उसे आज नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर बार बार उसके दिमाग में आशी का ख्याल आ रहा था। क्रिश ध्यान देता है कि उस दुपट्टे से पहले जैसी मदहोश करने वाली भीनी भीनी खुशबू अब नहीं आ रही है। ये खुशबू उसने आशी को चूमते वक्त भी महसूस की थी। क्रिश अचानक उठकर बैठ जाता है और परेशान होते हुए खुद से कहता है, अब आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? तभी उसकी नज़र एक बार फिर ड्रेसिंग टेबल पर रखे झुमके पर पड़ती है। क्रिश उसे उठा लेता है और अपने हाथ में लेकर दोबारा बेड पर लेट जाता है। झुमके को देखते हुए वह दोबारा आशी के ख्यालों में खो जाता है और देखते ही देखते उसकी आंखें भारी होने लगती है। उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। इधर दूसरी तरफ किसी की नींद उड़ी हुई थी। इस वक्त सुबह के लगभग 4:30 बज रहे थे। रॉकी अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट को खत्म करके विला आ चुका था और फ्रेश होने के बाद बिस्तर पर करवट बदल रहा था। उसकी नज़र बार बार अपने मोबाइल पर जा रही थी। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो ऐसे बेचैन क्यों है, लेकिन उसे आशी के कॉल का इंतजार था। रॉकी बार बार अपने फोन को देखते हुए हार कर अपने आप से कहता है, उसने अब तक मुझे कॉल क्यों नहीं किया? क्या उसे मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा? तभी रॉकी की नज़र मोबाइल पर फ्लैश हो रहे टाइम पर पड़ती है।
इस वक्त 4:45 हो रहे हैं। रॉकी मुस्कुराते हुए अपने सर पर टिप्पणी मारते हुए कहता है, रॉकी तू भी ना पूरा पागल है। अरे इस वक्त रात हो रही है, ऑलमोस्ट सुबह होने वाली है। वह सो रही होगी, इसलिए उसने कॉल नहीं किया। थोड़ा सब्र रख, हो सकता है सुबह फोन करें। अब तू भी सो जा वरना आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाएंगे। मूनलाइट को भी तो शाइन करना है, इसलिए वह भी सो रही होगी। कहते हुए रॉकी मोबाइल को टेबल पर रखकर मुस्कुराते हुए अपने तकिए को, जो गिटार के शेप में था, गले से लगाकर सो जाता है। सुबह 8:30 बजे हमेशा की तरह क्रिश सीढ़ियों से उतरकर डाइनिंग हॉल की तरफ आता है, जहां पहले से ही डाइनिंग टेबल पर उसके दोनों भाई निक और रॉकी बैठे हुए थे। निक को उसकी नैनी अपने हाथों से खाना खिला रही थी, क्योंकि पैरालाइज होने के कारण निक अपने आप कुछ भी नहीं कर पाता था। सिर्फ अपना दायां हाथ बहुत हल्के से हिला पाता था, लेकिन उस हाथ में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह किसी चीज को अच्छे से होल्ड कर पाए। क्रिश डाइनिंग टेबल की सामने वाली हेड सीट पर आकर बैठ जाता है। नीक उसके राइट साइड था और रॉकी लेफ्ट साइड। हमेशा की तरह क्रिश खाने से पहले अपने हाथों से एक निवाला अपने भाई निक को खिलाता है। दरअसल निक को ज्यादा लिक्विड चीजें ही दी जाती थी, क्योंकि वह किसी भी हार्ड चीज को ठीक से चबा नहीं पाता था। एक निवाला खिलाने के बाद बाकी खाना निक की नैनी उसे थोड़ा थोड़ा करके खिला रही थी। सर्वेंट सभी के लिए नाश्ता परोस देते हैं। क्रिश खाना खाते हुए देखता है कि रॉकी आज अपने मोबाइल में ही घुसा हुआ है और मुस्कुराते हुए कुछ देख रहा है। आज रॉकी का खाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये देखकर क्रिश को थोड़ा अजीब लग रहा था। क्रिश ने रॉकी से पूछा, क्या हुआ रॉकी, तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? जवाब में रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम कर लो क्रिश, मैं बाद में कर लूंगा। दरअसल अपने कॉन्सर्ट का एक इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहा हूँ। रॉकी की बात सुनकर क्रिश हैरान होते हुए कहता है, कॉन्सर्ट का वीडियो ही तो है, इसमें इतना स्पेशल क्या है कि तुम इतने खुश होकर इसे देख रहे हो? मूनलाइट, रॉकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मूनलाइट? वॉट मूनलाइट? क्रिश ने रूखी सी आवाज में पूछा, तो रॉकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, है एक इंडियन लड़की, तुम्हें पता है मुझे अपने नए गाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत थी, तो मैं समुद्र किनारे गया, वही उसे पहली बार देखा था। पता नहीं क्यों उसे देखकर दिल में कुछ कुछ होने लगा, ऐसी फीलिंग आज तक नहीं हुई। उसे देखकर मन किया बस उसे देखता ही जाऊं, बहुत ही प्यारी, मासूम और क्यूट सी। तुम्हें पता है वह कितनी शरारती है। अपने प्रोफेसर तक को उसने रोने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त तो मैं उससे बात नहीं कर पाया, लेकिन वहां से आने के बाद मुझे पछतावा होने लगा कि काश मैं उससे मिल पाता, उससे दो बातें कर पाता। उसी को ध्यान में रखकर मैंने अपना गाना मूनलाइट लिखा और किस्मत भी मेरे साथ थी। एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हुआ। क्रिश चुपचाप खाना खाते हुए बड़े गौर से प्यार में डूबे रॉकी की बातें सुन रहा था। कोइंसिडेंस की बात सुनकर उसने हैरान होते हुए पूछा, कोइंसिडेंस? कैसा कोइंसिडेंस? अरे बहुत बड़ा कोइंसिडेंस क्रिश। रॉकी की आंखें टिमटिमा उठी। वो एक्साइटेड होकर बोला, मैंने सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की से इंस्पायर होकर मैं उस गाने को गा रहा था, उस म्यूजिक कॉन्सर्ट में वह लड़की भी मौजूद होगी। ना जाने कैसे अचानक फ्लैशलाइट ऑडियंस में खड़ी उस पर रुक गई और मैं उसे बस देखता ही रह गया। उसकी गहरी काली आंखें, गालों पर पड़ने वाले डिंपल, हाय, वह अपनी ही धुन में कानों में हेडफोन लगाकर किसी और सिंगर का गाना एंजॉय कर रही थी। रॉकी की बात सुनकर क्रिश हैरान होते हुए पूछता है, वॉट? तुम्हारे म्यूजिक कॉन्सर्ट में वह किसी और सिंगर का गाना सुन रही थी, वह भी कानों में हेडफोन लगाकर? क्या वह लड़की पागल थी? और तुम उससे भी बड़े पागल, ये बात इतना खुश होकर सुना रहे हो? अगर उसे तुम्हारा गाना सुनना ही नहीं था, तो इतने पैसे खर्च करके टिकट लेकर तुम्हारे कॉन्सर्ट में आई ही क्यों? क्या होगा जब दोनों भाइयों पता चलेगा कि दोनों एक ही लड़की से प्यार कर बैठे हैं? आशी किसे अपनाएगी, रुड और एरोगेंट माफिया को, या स्वीट नेचर वाले रॉकस्टार रॉकी को? किसे मिलेगा प्यार और किसे करना होगा सेक्रीफाइस, ये तो वक्त ही बताएगा। चैरिटी न्यू फ्रेंड नताशा। ब्रेकफास्ट टेबल पर जब प्यार में डूबे आशिक की तरह रॉकी क्रिश को अपनी मूनलाइट के बारे में बता रहा था, तो क्रिश ये जान के हैरान रह गया कि वो लड़की रॉकी के म्यूजिक कॉन्सर्ट में आकर किसी और का गाना हेडफोन लगा के सुन रही थी। क्रिश के सवाल पर रॉकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दरअसल उसके कॉलेज के दोस्त जबरदस्ती उसे अपने साथ ले आए थे, और जब मैंने उसे स्टेज पर बुलाकर अपने साथ गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो उसकी आवाज भी उसी की तरह खूबसूरत थी। रॉकी की बात सुनकर क्रिश को यकीन नहीं हो रहा था। उसने हैरान होते हुए कहा, वॉट? अब उसने तुम्हारे साथ स्टेज भी ज्वाइन कर लिया? तुम लोग कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं चल रहे? डोंट टेल मी की गाना खत्म होने के बाद तुमने उसे प्रपोज कर दिया और उसने ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया? हे कहीं तुम शादी वादी करके तो नहीं आ गए हो ना? क्रिश के इस सवाल पर रॉकी जोर से हंस पड़ा और बोला, नहीं भाई, इतना भी कुछ नहीं हुआ है। इससे पहले कि रॉकी कुछ और बोलता, क्रिश उसकी बात बीच में ही करते हुए कहता है, गुड, ये लड़कियां होती ही ऐसी है जहां पैसा और पावर देखा नहीं कि बस चिपक गई, लीच की तरह। खासतौर से यह इंडियंस, आई जस्ट हेट इंडियंस, मौकापरस्त होते हैं, धोखेबाज होते हैं ये लोग। ये कहते हुए क्रिश की आंखों में नफरत झलक रही थी। क्रिश की बात सुनकर रॉकी उसे समझाते हुए कहता है, ऐसा नहीं है क्रिश, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। मैं मानता हूँ कुछ सालों पहले हमारे साथ गलत हुआ था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हर इंसान को एक ही नज़र से देखें। अब अगर मैं उस लड़की की ही बात करूं, तो वह इतनी इनोसेंट थी कि उसने साफ साफ मुझे बता दिया कि उसने मेरा कोई भी गाना नहीं सुना। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो इधर उधर की बात करके मुझे फंसाने की कोशिश करती। इनफैक्ट मैंने तो उसे अपना नंबर भी दिया था, लेकिन अभी तक उसने मुझे कॉल नहीं किया। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक मुझे 50 बार कॉल कर चुकी होती। उसके चेहरे से ही उसकी मासूमियत झलक रही थी। उसका नाम भी बड़ा प्यारा था, बिल्कुल उसके चेहरे की तरह। रॉकी ने उसके नाम को याद करते हुए अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, अरे यार, क्या नाम था उसका?
बस बस जो भी नाम हो, मुझे उसका नाम जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इंडियंस से दूर रहना, वरना कभी भी धोखा मिल सकता है। बेहतर होगा तुम अपने लिए किसी इंग्लिश लड़की को ढूंढो, वैसे भी इंडियंस कुछ खास खूबसूरत भी नहीं होते। कृष ने बेरुखी से कहा, जिस पर रॉकी मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सही कहा भाई, इंडियंस कुछ खास खूबसूरत नहीं होते। लेकिन उसकी बात ही कुछ और थी। उसे देखने के बाद किसी और को देखने का दिल ही नहीं कर रहा। रॉकी की ये बातें सुनकर कृष समझ चुका था कि उसका भाई तो गया काम से। उसने अब रॉकी को गौर से सुनने के बजाय अपनी ब्रेकफास्ट प्लेट पर फोकस करना बेहतर समझा, लेकिन इससे रॉकी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपने मोहब्बत को याद किए बोले जा रहा था, ऐसा नहीं है कि मैंने उससे खूबसूरत लड़कियां देखी नहीं है, इनफैक्ट मैंने तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लड़कियों को डेट किया है। लेकिन सच बोल रहा हूँ कृष, जो बात उसमें है वह किसी में नहीं। उसे देखकर एक अलग ही अटैचमेंट फील हो रही थी। वैसे भी मेरा मानना है खूबसूरती सब कुछ नहीं होती, इंसान लॉयल होना चाहिए, मासूम भोला भाला दिल का अच्छा, जिसे देखकर दिल धड़कना भूल जाए, सांसें थमने लगे, जिसे देखकर दिल कहे बस यही है, यही है, यही है मेरी जीवन साथी, जिसे देखकर दिल कहे कुछ तो है तुझसे राब्ता। अपने ख्यालों से बाहर आकर रॉकी को एहसास होता है कि फ्लो में वो कुछ ज्यादा ही बोल गया है, तो अपने प्यार के जोन से निकलकर वो नॉर्मल बिहेव करता हुआ कहता है, दरअसल यह उस गाने की लाइन है जो मैंने उसके साथ स्टेज पर गया था, और इस लाइन को सुनकर ऐसा लगा जैसे ये गाना मेरे लिए ही लिखा गया है। स्ट्रेंज। क्रिश से कोई रिएक्शन न पाकर उसे लगा कि उसका भाई भी खड़ूस का खड़ूस ही रहेगा, लेकिन फिर उसने अपने भाई के दिल को खंगालने की कोशिश की। क्रिश, क्या तुम्हारी जिंदगी में आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं आया जिसे देखकर तुम्हारा दिल करे कि बस उसके मासूम चेहरे को देखता रह जाऊं, काश ये पल यही रुक जाए, जिसे देखकर ऐसा लगे कि हम उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, हमारा अपने आप पर काबू ही नहीं है। रॉकी की बात सुनकर क्रिश के हाथ जो अब तक प्लेट में चल रहे थे अचानक रुक गए। अचानक उसके दिमाग में आशी का ख्याल आने लगा। उसकी आंखों के सामने आशी का मासूम चेहरा घूमने लगा। क्रिश को रॉकी की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। रॉकी ने आगे कहा, बस एक बार वो मुझे कॉल कर ले, मैं तो बस उसके कॉल का इंतजार ही कर रहा हूं, चाहकर भी उसका ख्याल मेरे दिल से निकल ही नहीं रहा। इधर दूसरी तरफ आशी सुबह उठकर जल्दी फ्रेश होती है और अपना तैयार किया हुआ असाइनमेंट लेकर बिना नाश्ता किए कॉलेज के लिए निकल जाती है। आशी इस वक्त रात की घटना को बिल्कुल भूल ही चुकी थी। यही तो खास बात है आशी की, वह चंचल और मासूम है, मन बिल्कुल साफ, बुरी यादों को अपने दिल से नहीं लगाती। शायद इसका कारण बचपन से ही उसका अनाथ होना है। दरअसल आशी का मानना है अगर वह छोटी छोटी बातों को दिल से लगाएगी तो एक ही जगह ठहर कर रह जाएगी, और आशी ऐसा नहीं चाहती, उसे ग्रो करना है, एक बेहतर फ्यूचर बनाना है। आशी कुछ ही देर में अपने कॉलेज पहुंच चुकी थी। वो जैसे ही कॉलेज में आती है अचानक वह एक लड़की से टकरा जाती है। आशी के हाथों में कुछ किताबें थी और उसकी असाइनमेंट वाली फाइल नीचे गिर जाती है। ये देखकर वह लड़की आशी से माफी मांगते हुए कहती है, ओह सॉरी सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, कहकर वह लड़की आशी के साथ जल्दी जल्दी उसकी किताबें और प्रोजेक्ट उठाने लगती है। आशी भी मुस्कुराकर अपनी किताबें उठाते हुए उस लड़की से कहती है, इट्स ओके। तभी वो देखती है उसने जो प्रोजेक्ट तैयार किया था उस पर इंक गिर गई है, जिससे आशी का प्रोजेक्ट खराब हो चुका है। आशी परेशान होते हुए कहती है, ओह शिट, ये तो खराब हो गया, आज ही इसे सबमिट करना था, अब मैं क्या करूं? प्रोफेसर से बहुत डांट पड़ने वाली है, हे कान्हा जी प्लीज बचा लेना। ये देखकर वह लड़की परेशान होते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरी वजह से तुम्हारा प्रोजेक्ट खराब हो गया। आशी टेंशन में तो थी, लेकिन उस लड़की को सांत्वना देते हुए कहती है, अरे सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, गलती तो किसी से भी हो जाती है। आपने जानबूझकर थोड़ी ना किया है, इसलिए आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। आशी की सांत्वना के बावजूद वह लड़की काफी परेशान थी, क्योंकि वह जानती थी उससे गलती हुई है। वह एक बार फिर माफी मांगते हुए कहती है, गलती तो मुझसे हो गई है और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन समय आने पर मैं इसकी भरपाई जरूर करूंगी। बाय द वे, मेरा नाम नताशा है, नताशा सिंघानिया। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए नताशा अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाती है और आशी मुस्कुराते हुए नताशा से हाथ मिलाते हुए कहती है, मैं आशी गुप्ता, इंडिया से, क्या आप भी इंडियन हो? नताशा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ कह सकते हैं, मैं ज्यादा इंडिया तो गई नहीं, लेकिन मेरे मम्मी पापा इंडियन है, इस हिसाब से मैं भी इंडियन हूँ। वैसे तुम कौन से ईयर में हो? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, इसी साल एडमिशन लिया है और अपनी क्लासरूम ढूंढ रही थी, इसलिए तुमसे टकरा गई, सॉरी। हाँ। नताशा की बात सुनकर आशी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे कितनी बार सॉरी मांगोगी, बस करो। वैसे मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, चलो मैं आपको कॉलेज दिखा देती हूँ, मैं भी 2 हफ्ते पहले ही इंडिया से आई हूँ। ये सुनकर नताशा मुस्कुराते हुए कहती है, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो साथ में चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों साथ साथ क्लास में आती है और यहाँ आकर वह कैथी और जॉश से मिलती हैं। सभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। कैथी देखती है आशी ने हाथ में असाइनमेंट पकड़ा हुआ है और वह खराब हो चुका है। कैथी परेशान होते हुए आशी से पूछती है, अरे आशी, ये तेरे असाइनमेंट को क्या हुआ? आशी मासूम सा चेहरा बनाकर दुखी मन से जो कुछ भी हुआ सब बता देती है। आशी की बात सुनकर कैथी परेशान होते हुए कहती है, अरे आशी, तू एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है और तेरा अभी अभी एडमिशन हुआ है। अगर तू अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करेगी और प्रोफेसर को ये बताएगी कि तेरा असाइनमेंट खराब हो गया है, तो उन्हें यही लगेगा कि तू बाकी स्टूडेंट की तरह बहाना बना रही है, इससे उनके सामने तेरा खराब इंप्रेशन पड़ेगा। हमें जल्द से जल्द तेरा असाइनमेंट बनाकर सबमिट करना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नताशा आगे आते हुए कहती है, ये सब मैंने खराब किया है, इसलिए मैं ही इसे ठीक करूंगी।
ये सुनकर आशी उसे कहती है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो अकेले नहीं कर पाओगे, हम चारों को मिलकर जल्दी जल्दी असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा इससे पहले कि सर असाइनमेंट मांग ले। चलो जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ, चारों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तुरंत सभी काम पर लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में लेक्चर शुरू हो जाता है। लेक्चर के बीच में कैथी, जॉश, नताशा और आशी मिलकर जल्दी जल्दी असाइनमेंट तैयार कर लेते हैं। लगभग 1.5 घंटे के लेक्चर के बीच चारों ने मिलकर असाइनमेंट तैयार कर लिया और लेक्चर के तुरंत बाद असाइनमेंट सबमिट करते हैं और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। अब जाकर नताशा के दिल से भी थोड़ा बोझ हल्का हुआ। आशी ने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था इसलिए उसे भूख लगने लगी थी। वो सभी से कहती है, चलो कैंटीन चलते हैं, अगला लेक्चर स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है। ये सुनकर नताशा कहती है, आई एम सॉरी आशी, फिलहाल मैं नहीं चल सकती क्योंकि मेरा भाई इसी कॉलेज के फाइनल ईयर में है। उसे जाकर इन्फॉर्म करना है कि मैं कॉलेज सही सलामत पहुंच चुकी हूं, वरना मेरी मॉम मेरी जान खा जाएगी। तुम लोग जाओ, मैं बाद में मिलती हूं। नताशा की बात सुनकर आशी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है तुम जाओ, हम बाद में मिलते हैं। कॉलेज कैंटीन में आशी, कैथी और जॉश के साथ बैठी हुई थी। खाना खाते हुए वह लोग अपने सिलेबस के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहां पीटर नाम का एक हैंडसम लड़का आता है और आशी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन फ्लर्टिंग जैसी चीजों से अनजान मासूम आशी को समझ नहीं आता कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल नवीन जी आशी को ज्यादा लड़कों से मिलने नहीं देते थे और घर से बाहर भी कम ही जाने देते थे ताकि आशी किसी भी लड़के के नजदीक ना जा सके। वो आशी को एक बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे थे। इसके पीछे एक गहरा राज था जो हमें आगे पता चलेगा। क्या आशी का क्रिश से मिलना संजोग है या साजिश? नवीन जी और एन आखिर क्या प्लान कर रहे हैं? 19 कोई किसी को किस कैसे कर सकता है? आशी, कैथी और जॉश के साथ कैंटीन एरिया में कुछ खाने के लिए आ गई। खाना खाते हुए वह लोग अपने सिलेबस के बारे में बातें कर रहे थे। तभी अचानक वहां एक लड़का आता है और आशी के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। लेकिन भोली भाली आशी को पहले तो समझ ही नहीं आया इसलिए वो उससे नॉर्मल बात करती है। उसे छिछोरे लड़कों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। कम उम्र होने के कारण और ज्यादातर अनाथ आश्रम में रहने और पढ़ाई में ध्यान लगे होने के कारण उसने इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया था। दरअसल नवीन जी आशी को ज्यादा लड़कों से मिलने नहीं देते थे और घर से बाहर भी कम ही जाने देते थे ताकि आशी किसी भी लड़के के नजदीक ना जा सके। वो आशी को एक बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे थे। आशी जैसे अपने दोस्तों से बात करती थी वैसे ही उस लड़के से बात कर रही थी और वो लड़का, जिसका नाम पीटर था, आशी की ब्यूटी और क्यूटनेस की तारीफ करते हुए उसे उसका नंबर मांगने लगता है। नंबर की बात हुई तो आशी का चेहरा मायूसी से भर जाता है और उसे कल रात की घटना याद आ जाती है जब कृष्ण ने उसका फोन तोड़ दिया था और उसे जबरदस्ती किस किया था। उसे याद करके आशी जोर जोर से सिसकियां भर के रोने लगती है और हिंदी में अपने आप से बात करते हुए कहती है, मेरा नंबर कहाँ से दूं मैं तुम्हें अपना नंबर? उस साले अंग्रेज की औलाद ने मेरा नया मोबाइल तोड़ दिया। मैंने उसे खाना बनाकर खिलाया लेकिन मुझे क्या पता था कि वह इतना बड़ा एहसान फरामोश निकलेगा। मैंने उसकी हेल्प की, उसकी चोट पर हल्दी लगाई, अपनी कीमती हल्दी, इंडिया से लाई हुई हल्दी उस पर वेस्ट कर दी। तुम्हें पता है यहाँ हल्दी कितनी महंगी है? एक तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, ऊपर से मुझे इंग्लिश खाना बनाना भी नहीं आता। अब जब मैं इंडियन खाना बनाऊंगी तो उसमें बिना हल्दी के स्वाद कैसे आएगा? आशी जोर जोर से रोने लगती है। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वह अपने गुस्से और रोने के चलते इमोशनल होकर हिंदी में बात कर रही है। वहां बैठे अंग्रेजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह लोग तो बस उसे हैरान होकर देखे जा रहे थे। कैथी को भी आशी की भाषा तो समझ नहीं आ रही थी लेकिन इतना समझ आया कि आशी किसी बात से बहुत दुखी है। आशी के रोने पर वह लड़का पीटर भी डर के मारे वहां से भाग गया। कैथी आशी को शांत कराते हुए इंग्लिश में कहती है, क्या हुआ आशी, तू इतना रो क्यों रही है? तूने अब तक जो भी बातें कही हमें समझ नहीं आई, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे बता, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। चल रोना बंद कर और बता। आशी रोते हुए टेबल पर रखे हुए टिश्यू पेपर लेकर अपनी नाक जोर से पोंछते हुए कहती है, आइसक्रीम। उद्धरण चिन्ह। वॉट, क्या कहा तुमने? कैथी ने हैरान होते हुए पूछा, जिस पर आशी ने दूसरे टिश्यू पेपर से अपनी नाक और आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है और बहुत उदासी फील हो रही है। शायद मेरा शुगर लेवल भी डाउन हो रहा है इसलिए मुझे आइसक्रीम खानी है, वह खाऊंगी तो मेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। ऐसा कहकर आशी दोबारा रोने लगती है। कैथी जब आशी को फिर से रोते हुए देखती है तो उसे चुप कराते हुए कहती है, अरे आशी तुम रो मत, दरअसल इस कैंटीन में आइसक्रीम नहीं मिलेगी, आइसक्रीम खाने के लिए हमें बाहर चलना होगा। अच्छा तुम चलो मेरे साथ, फिर वहां आइसक्रीम खाते हुए बताना कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? प्रॉब्लम शेयर करने से मन हल्का हो जाता है, ओके? हाँ ये ठीक रहेगा। कहकर आशी, जॉश और कैथी आइसक्रीम खाने कॉलेज के बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वह लोग आइसक्रीम शॉप पर थे। कैथी, जॉश और आशी आइसक्रीम लेकर सड़क किनारे एक बड़े से बेंच पर बैठ गए। कैथी आशी से पूछती है, अब बता क्या प्रॉब्लम है, तू रो क्यों रही थी? आशी आइसक्रीम खाते हुए कैथी और जॉश को शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता देती है जिसे सुनकर दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कैथी ने हैरान होते हुए आशी से पूछा, आशी क्या तू मुझे किसी फिल्म की स्टोरी सुना रही है? आशी उसे घूर कर देखती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुझे क्या ये कोई फिल्म की स्टोरी लग रही है? अगर यह फिल्म की स्टोरी होती तो मैं उसे याद करके क्यों रोती, बोल? तुझे पता है वो ब्लडी साइको, उसने मुझे किस किया, छी छी छी, राम राम राम, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। कोई इंसान यूं ही किसी को किस कैसे कर सकता है? छी, पता नहीं उसने ब्रश भी किया था या नहीं। यक, पता नहीं तुम अंग्रेजों को एक दूसरे के मुंह के अंदर घुस के क्या ही मजा आता है, वह भी खुलेआम।
हमारे इंडिया में होती तो पड़ोस वाली आंटियां खरी खोटी सुना सुना के कानों से खून निकाल देती। कैथी और जॉश ये सब सुन के सन्नाटे में चले गए थे। दोनों एकटक बस आशी को ही देखे जा रहे थे। जॉश की आइसक्रीम तो पिघलकर टपक भी चुकी थी और उसे पता भी नहीं चला। लेकिन आशी जितना ज्यादा बोल रही थी उतनी ही आइसक्रीम खाए जा रही थी। अपनी आइसक्रीम खत्म होने पर आशी ने कैथी की आइसक्रीम भी ले ली और उसे खाते हुए आगे बोली, और तुम्हें पता है उस साइको ने मुझे पिस्तौल दिखाकर डराया भी। मुझे तो लगा कि वह पटाखे वाली पिस्तौल है और वह मुझे यूं ही डरा रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि वह असली पिस्तौल थी। क्या बताऊं कैथी, मैं कैसे बची हूं। अब तो मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूं कि उस साइको से मैं 100 कदम की दूरी पर ही रहूं और उससे कभी मेरी दोबारा मुलाकात ना हो। आशी की बात सुनकर हैरान कैथी कुछ सोचती है, फिर कहती है, कहीं उस साइको को तुझसे प्यार तो नहीं हो गया। मैंने कई फिल्मों में देखा है, लड़की जब किसी गुंडे की जान बचाती है तो वह गुंडा उससे प्यार करने लगता है। कहीं तेरे मामले में भी तो ऐसा नहीं है। इस बात पे कोई जवाब ना होने पर आशी बस अपने कंधे उचका देती है, मानो कह रही हो कि उसे इसका कोई आइडिया नहीं है। फिर कैथी एकदम एक्साइटेड होकर पूछती है, अच्छा ये बता वह गुंडा दिखने में कैसा था? हैंडसम था या एवरेज? कैथी की बात सुनकर आशी मुंह बनाते हुए कहती है, वह दिखने में तो हीरो जैसा था लेकिन उसके सारे काम विलन जैसे थे। और तू क्या प्यार की बात कर रही है? ऐसे इंसान सिर्फ नफरत के लायक होते हैं। और मुझे, आशी गुप्ता, को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। उस इंसान से मैं प्यार तो दूर दोबारा हमदर्दी भी न करूं। वैसे भी मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है और मेरे पास प्यार जैसी फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आशी की बात सुनकर कैथी उसे शांत करते हुए कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, अगर नहीं करना प्यार तो मत कर। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, अब चल दूसरे लेक्चर का टाइम हो गया है। आशी अब तक शांत हो चुकी थी, अपने मन का गुबार निकलकर वो हल्का महसूस कर रही थी। वो कैथी और जॉश के साथ वापस कॉलेज की तरफ निकल जाती है। कॉलेज पहुंचकर उन्हें नताशा फिर से ज्वाइन करती है। वह लोग आपस में बात करते हुए लेक्चर शुरू होने का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनकी क्लास में पुलिस वाले आ जाते हैं और आशी का नाम पुकारने लगते हैं। यहाँ आशी गुप्ता नाम की लड़की कौन है? अपना नाम पुकारे जाने पर आशी खड़े होकर बताती है, मैं हूँ आशी गुप्ता, बताइए क्या बात है। आशी को देखकर कुछ पुलिस वाले उसके पास आकर कहते हैं, हमें एक केस से रिलेटेड आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। ये सुनकर आशी, कैथी, नताशा और जॉश सभी हैरान थे। तभी प्रोफेसर आगे आकर पूछते हैं, आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर? आप लोग आशी से किस बारे में बात करना चाहते हैं? अगर आप किसी केस से रिलेटेड आशी से बात करना चाहते हैं तो पहले हमें प्रिंसिपल के पास जाना होगा, चलिए। कैथी और नताशा परेशान होकर आशी से पूछती हैं, आशी आखिर बात क्या है, पुलिस वाले तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? और उन्हें किस केस से रिलेटेड तुमसे बात करनी है? आशी भी उतनी ही परेशान होते हुए कहती है, इस बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन तुम चिंता मत करो, शायद पुलिस वालों को कुछ गलतफहमी हुई है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहकर आशी पुलिस वालों के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ निकल जाती है। प्रिंसिपल ऑफिस में पुलिस वाले प्रिंसिपल के सामने आशी से पूछताछ करते हैं, मिस आशी, रूल्स के मुताबिक हमें आपको अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहिए और वहां आपसे इंटेरोगेशन करनी चाहिए, पर जहां तक हम समझ पा रहे हैं आपकी उम्र भी काफी कम है और आप एक फॉरेन स्टूडेंट है। इसलिए हम आपसे यही पूछताछ कर रहे हैं, अगर जरूरत लगी तो आपको अपने साथ लेकर भी जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए ताकि सबका समय बच सके। जी इंस्पेक्टर, कहिए क्या बात है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आखिर मामला क्या है, प्लीज आप मुझे साफ साफ बताइए। आशी ने निडर होकर कहा। जवाब में इंस्पेक्टर आशी को एक आई कार्ड दिखाते हुए पूछते हैं, क्या यह आई कार्ड आपका है? आशी आई कार्ड को गौर से देखकर कहती है, जी बिल्कुल ये कार्ड मेरा है, लेकिन ये आप लोगों के पास कैसे है? ये तो कैंप पर जाते वक्त मुझसे खो गया था। इंस्पेक्टर आशी को समझाते हैं, दरअसल आज से ठीक 3 दिन पहले हम लोग एक खतरनाक क्रिमिनल को ढूंढ रहे थे। वह क्रिमिनल हमसे बचते हुए जंगल की तरफ निकल गया था। उस वक्त वह घायल था लेकिन वो हमारे हाथ से बच निकला। अगले दिन सर्च ऑपरेशन के दौरान हमें पता चला कि उस क्रिमिनल की किसी ने हेल्प की है, क्योंकि जिस जगह उस क्रिमिनल ने आराम किया था वहां बहुत सारा खून था, कुछ खाने का सामान और कुछ मेडिसिन, जिससे ये साबित होता है कि उसकी किसी ने हेल्प की थी और वहीं पर हमें आपका ये आई कार्ड भी मिला। आशी पूरे ध्यान से सब सुन रही थी और शायद अब तक वो सब समझ चुकी थी, लेकिन वो अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने देती है। प्रिंसिपल भी ये सब सुनकर हैरान थे और पुलिस और आशी को गौर से देख रहे थे। इंस्पेक्टर एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, तो मिस आशी, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपने उस क्रिमिनल की हेल्प की थी? क्या आप उसके साथ मिली हुई हैं? और वह क्रिमिनल इस वक्त कहाँ है? इंस्पेक्टर की बात सुनकर आशी हैरान रह गई। वह अंदर ही अंदर काफी डर चुकी थी। आशी अपने आप से मन में कहती है, अगर मैंने उस क्रिमिनल के बारे में बता दिया तो सबसे पहले मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, मुझसे मेरी स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी और वह क्रिमिनल भी मुझे जान से मार सकता है। वैसे भी वह बहुत खतरनाक है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तो दोस्तों, अब क्या करेगी आशी? कैसे निकलेगी इस नई मुसीबत से? क्या वह पुलिस को सब बता देगी? चैप्टर 20, आशी और पुलिस इंटेरोगेशन। इंस्पेक्टर की बात सुनकर आशी हैरान रह गई। वह काफी डर चुकी थी। आशी अपने आप से मन में कहती है, अगर मैंने उस क्रिमिनल के बारे बता दिया तो सबसे पहले मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, मुझसे स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी और वह क्रिमिनल भी मुझे जान से मार सकता है। वैसे भी वह बहुत खतरनाक है। नहीं, मैं इन्हें कुछ नहीं बता सकती। इंस्पेक्टर को अपनी बातों में लेना होगा। मैं अपने करियर पर कोई भी नुकसान नहीं चाहती।
आशी इतना कुछ सोचकर अपने सामने बैठे पुलिस वाले से कहती है, जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही उसकी मदद की थी। दरअसल कुछ दिन पहले कॉलेज के प्रोजेक्ट के सिलसिले में हम लोग नेचर कैंप पर गए थे। रात को खाना बनाने के वक्त मैंने गैलन में देखा तो गैलन खाली था, उसमें पानी नहीं था। इसलिए मैं पानी लेने जंगल की तरफ चली गई। वहां उस क्रिमिनल ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझ पर गन तान दी। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी हेल्प नहीं की तो वह मेरे दोस्तों को मार देगा। साथ ही साथ उसने ये भी कहा वो हम सभी को हाईजैक कर लेगा। सभी पुलिस वाले आशी की बात ध्यान से सुन रहे थे। आशी ने फिर आगे कहना शुरू किया, इंस्पेक्टर साहब, उस क्रिमिनल के हाथ में गन थी, वो बहुत खतरनाक था। उसने मुझे कहा कि मैं उसके लिए फर्स्ट एड का इंतजाम करूं। अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए मैं छुप छुपाकर वापस कैंप में आई, क्योंकि मैं किसी को भी मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। इसलिए मैंने छुपकर मेडिकल बॉक्स ले लिया और उस इंसान का इलाज किया। मुझे नहीं पता वह कौन था और कहां से आया था। मैंने सिर्फ उसके हाथ पर पट्टी की थी और सुबह होते होते उसने मुझे वहां से भेज दिया और खुद भी वहां से निकल गया। आशी की बात पूरी होने पर इंस्पेक्टर ने हैरान होकर पूछा, लेकिन उसने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया? तुम्हें मारा क्यों नहीं? और क्या तुमने उसका चेहरा देखा? क्या तुम हमें उसका हुलिया बता सकती हो? ये सुनकर आशी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है, नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। दरअसल उसने अपने चेहरे पर बहुत ही डरावना मास्क लगा रखा था और पूरे टाइम उसने अपना मास्क नहीं हटाया। शायद यही कारण था कि उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, इसलिए उसे मुझसे कोई खतरा नहीं लगा। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। आशी की बात सुनकर इंस्पेक्टर आशी से पूछते हैं, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है कि आप कैंपिंग के लिए ही गई थी और आप उसके साथ नहीं मिली हुई? जवाब में आशी ईमानदारी से कहती है, इंस्पेक्टर, मैं कुछ दिन पहले ही इंडिया से यहाँ आई हूँ और यह सिर्फ एक कॉलेज कैंप था, इसलिए आप प्रोफेसर से इस बारे में पूछ सकते हैं। आशी की बात सुनकर इंस्पेक्टर प्रोफेसर और प्रिंसिपल से पूछते हैं। वह लोग भी आशी की बात पर सहमति जताते हैं और फिर प्रोफेसर आशी से पूछते हैं, आशी, अगर ऐसी बात थी तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खुद क्यों झेली? तुम जानती हो इसके कारण तुम्हारी जान भी जा सकती थी, वह इंसान तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। प्रोफेसर की बात सुनकर आशी दर्द भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है, मैं मजबूर थी सर, उस इंसान ने मुझे धमकी दी थी। अगर मैंने उसके बारे में आप लोगों को कुछ भी बताया या कोई भी चालाकी चलने की कोशिश की तो वह हम सबको मार देगा। मैं आप लोगों को किसी भी मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। मैं तो अनाथ हूँ, अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो किसी को क्या ही फर्क पड़ता, लेकिन आप लोगों की अपनी फैमिली है। ये शब्द कहते हुए आशी की आंखों और चेहरे पर दर्द भरे भाव थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आशी की नज़र में ये सच था। कौन है उसका जो उसके लिए रोएगा, जो उसकी परवाह करेगा? आशी की बात सुनकर सभी बहुत मायूस हो गए थे। उन्हें आशी के दर्द का एहसास था और इंस्पेक्टर भी अब कुछ हद तक आशी के जवाब से संतुष्ट हो गए थे। इंस्पेक्टर आशी को बताते हैं, मिस आशी, फिलहाल के लिए तो हमें और कुछ नहीं पूछना, लेकिन जब तक ये केस क्लोज नहीं हो जाता तब तक जरूरत पड़ने पर हम आपको बुला सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी जांच में सहयोग देंगी। अभी के लिए हमें कुछ पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो प्लीज आप हमारे साथ चलिए। इंस्पेक्टर की बात सुनकर आशी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि फिलहाल उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। प्रोफेसर आगे आते हुए कहते हैं, इंस्पेक्टर, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? मैं नहीं चाहता कि आशी अपने आप को अकेला समझे। ये सुनकर आशी को थोड़ी हिम्मत आती है। वह जैसे ही प्रिंसिपल रूम से बाहर निकलती है, बाहर कैथी, जॉश और नताशा उसका इंतजार कर रहे थे। वह लोग परेशान होते हुए आशी से पूछते हैं, आशी, आखिर बात क्या है? पुलिस वाले तुझसे क्या बात कर रहे थे? आशी उन लोगों को शांत करते हुए कहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन जाना होगा, कुछ पेपर की फॉर्मेलिटी है, उसे पूरी करके आ जाऊंगी। ये सुनकर नताशा परेशान होते हुए कहती है, आशी, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। जवाब में आशी उसे समझाते हुए कहती है, तुम परेशान मत हो, प्रोफेसर मेरे साथ जा रहे हैं। नताशा परेशान होते हुए कहती है, तुम अपनी फैमिली को खबर कर दो, कहीं वह लोग परेशान ना हो। ये सुनकर आशी अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लिए कहती है, मेरे लिए परेशान होने वाला कोई नहीं है नताशा, सिर्फ एक दोस्त है। कैथी, तुम समर को कॉल कर देना, मैं जाती हूँ। इतना कहकर आशी वहां से पुलिस वालों के साथ चली जाती है। आशी की बात सुनकर नताशा कंफ्यूज होते हुए कैथी से पूछती है, कैथी, आखिर आशी ने ऐसा क्यों कहा कि उसके लिए परेशान होने वाला कोई नहीं है? जवाब में कैथी और जॉश मायूस सा चेहरा बनाकर दुखी होते हुए बताते हैं, क्योंकि आशी अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वह एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, फैमिली के नाम पर इंडिया में सिर्फ एक छोटा सा अनाथ आश्रम है बस। आशी के बारे में जानकर नताशा को काफी बड़ा झटका लगा। उसे आशी के लिए बुरा लग रहा था, कितना मुश्किल होता है इतनी कम उम्र में अनाथ होना। जब कोई आपके दुख सुख में आपके साथ ना हो, जब आप रोए कोई आपके आंसू पोंछने वाला ना हो। यही सोचते हुए नताशा अपनी ही जगह पर खड़ी रह जाती है। कैथी और जॉश वहां से चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में नताशा भी अपने घर के लिए निकल जाती है। नताशा के घर में नताशा हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर आशी के लिए चिंता साफ देखी जा सकती थी। नताशा आशी के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहां उसका भाई अथर्व सिंघानिया मुस्कुराते हुए आता है और उसके सिर पर टिप्पणी मारते हुए कहता है, और चैंप, कैसा रहा तेरा कॉलेज का पहला दिन? नताशा, जो अभी तक अपने ही ख्यालों में गुम थी, अपने सर को सहलाते हुए मुंह बनाकर अपने भाई अथर्व से कहती है, दिन तो बहुत अच्छा था भाई, आज कॉलेज में मेरी एक नई दोस्त बनी, उसका नाम आशी है, वह इंडियन है, बहुत ही मासूम और प्यारी।
गलती से मुझसे उसका कॉलेज का प्रोजेक्ट खराब हो गया और उसने मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया और मुस्कुराकर मेरा वेलकम किया। लेकिन भाई एक प्रॉब्लम है। अथर्व ने अब तक शेल्फ से एक सेब उठा लिया था, वो सब खाते हुए पूछता है, प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम? नताशा बताती है, भाई आज कॉलेज में पुलिस आई थी और आशी से किसी बारे में पूछताछ कर रही थी। वह लोग आशी को कुछ लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं। भाई मुझे आशी की बहुत चिंता हो रही है। ये बात सुनकर अथर्व मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें चिंता वाली क्या बात है? लीगल फॉर्मेलिटी है, पूरी करके निकल आएगी। तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है नताशा। नताशा मायूस सा चेहरा बनाकर कहती है, प्रॉब्लम वह नहीं है भाई। प्रॉब्लम यह है कि आशी एक अनाथ है और अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। बेचारी सिर्फ 18 साल की है, उसने अपना दुख सुख अकेले झेला है। आपको पता है वह एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है और अपने दम पर यहाँ तक आई है। मैं ये सोच रही हूँ कि कितना मुश्किल होता है ना भाई अकेले इस इतनी बड़ी दुनिया में सरवाइव करना। कितना बुरा लगता है जब आप दुखी होते हैं और कोई आपके आंसू पोंछने वाला नहीं होता। बीमार होते हैं तो कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता। हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं ना भाई, हमारी केयर करने के लिए मम्मी है, पापा हैं और मेरी केयर करने के लिए आप भी हो। इसीलिए तो मॉम डैड ने बिना किसी चिंता के हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन आशी, उसकी तो चिंता करने वाला ही कोई नहीं है। सच भाई मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। नताशा की बात सुनकर अथर्व नताशा के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, अब जाकर तुझे अकल आई है कि माँ बाबा हमारी कितनी चिंता करते हैं। तू तो हमेशा मम्मी से लड़ती रहती है, अब पता चला अकेला रहना क्या होता है। ये सुनकर नताशा चेहरा लटका कर कहती है, हाँ भाई, हम लोग सचमुच बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास फैमिली है। वैसे भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अथर्व मुस्कुराते हुए कहता है, मैं समझ गया तू क्या कहना चाहती है, तू चिंता मत कर, मैं जाकर देखता हूँ। ये सुनकर नताशा खुशी से उछलते हुए अथर्व को गले लगाते हुए कहती है, सच भाई आप दुनिया के बेस्ट भाई हो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व मुस्कुराते हुए अपनी बहन को गले लगाते हुए कहता है, और तू दुनिया की बेस्ट बहन है, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ और देखता हूँ क्या मामला है। तू चिंता मत कर, आशी को कुछ नहीं होगा, तू अपना ख्याल रख और खाना खाकर सो जा। इतना सुनकर नताशा मुस्कुराते हुए कहती है, जी भाई। नताशा मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगती है और अथर्व सेब खाते हुए वहां से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ कृष को भी यह खबर मिल चुकी थी कि आशी को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। राका परेशान होते हुए कृष से कहता है, कृष कहीं वह तुम्हारे बारे में पुलिस को कुछ ना बता दे। उस लड़की का जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते वह हमारे बारे में कितना जानती है। कहीं उसने तुम्हारा चेहरा तो नहीं देखा। अभी भी वक्त है, इससे पहले बहुत देर हो जाए, उस लड़की को खत्म कर देना चाहिए। राका की इस बात पर कृष गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, खबरदार, जो उस लड़की को कुछ करने की कोशिश की, वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। मैं खुद इस बारे में उससे बात करूंगा और उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहूंगा। उसे कुछ नहीं होना चाहिए और आज के बाद उस लड़की को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी सोचना भी मत। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर कृष वहां से निकल जाता है। कृष के जाने के बाद राका अपने आप से कहता है, पता नहीं कृष के मन में क्या चल रहा है, उसने आज तक ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया। कृष ये क्यों नहीं समझ रहा कि वह लड़की हमारे लिए खतरा बन सकती है। आज तक कृष का चेहरा देखने वाला कोई जिंदा नहीं बचा पाया, लेकिन कृष इस लड़की को लेकर ऐसा प्रोटेक्टिव क्यों है। तभी राका को आशी के झुमके की याद आती है, जो कृष की शर्ट पर फंसा हुआ था। उसे याद आता है जब उसने उस झुमके को छूने की कोशिश की थी, तो कृष बहुत हाइपर हो गया था। ये याद आते ही राका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए अपने आप से कहता है, लगता है कुछ शुरू हो चुका है, कुछ ऐसा जिसे लेकर कृष खुद कंफ्यूज है। क्या मुझे मेरी लेडी बॉस मिलने वाली है? कहाँ फंसती जा रही है आशी? या वो दे रही है एक बड़े काम को अंजाम? क्या करेगा कृष आशी के साथ? क्या शिकारी खुद शिकार होने